हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? जी हाँ, लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। पिछला जो लेक्चर था वो किसी कारणवश आपको जो है वो पुराना नहीं था, है ना। एक बच्चे ने ऐसा लिख रखा था कि पिछले सेशन के मत डालो। पिछले सेशन का कुछ नहीं था बेटा, वो इसी साल के लक्ष्य बैच का वीडियो था। इसी साल के लक्ष्य बैच का पिछला सेशन नहीं है तेरा, और उस लक्ष्य वाले का सेशन एक ही है। ठीक है, उम्र अलग अलग होगी पर बैच सेशन एक ही है नीट देने के लिए। ठीक है बेटा। हाँ, तो पिछले साल का नहीं था। ओके भेजिए। हाँ, पिछले साल का हम कहाँ ढूंढेंगे, इतना टाइम ही नहीं है। हमें क्या पता पिछले साल का वीडियो कहाँ है? इस सेशन का जो पता होता है कि भाई ठीक है, वो भी मजबूरी में, कि रोज थोड़ी डाल रहे हैं बेटा। अरे आम खाओ ना, तुम क्या पेड़ गिनने में लगे पड़े हो? तुम्हारा काम क्या है, पेड़ गिनना है क्या? आम खाओ बेटा, आम। आम नहीं लग रहे हो तो एक अलग बात है, फिर कुछ बोलो। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी, है ना। इसका पूरा नाम क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक ने लिख रखा था एनर्जी पूरी डाउन है। अरे भाई पूरे दिन यार रिकॉर्डिंग करो ना, आ जाओ पढ़ा लो, आ जाओ फिर बताते हैं। और चिल्लाने को एनर्जी नहीं कहते, बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाने से तुम्हारे दिमाग में अगर घुसता है तो मैं रोज चिल्ला दूंगा कि आज हम स्टार्ट करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। तो पहली स्लाइड पे हम बात करेंगे किसकी? स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड की। और बेटा मैं आपको आज दावे के साथ बताता हूं कि आज आप इस क्लास से सीख के जाएंगे। नहीं होता बेटा, इससे इससे आपकी नींद खुली रह सकती है, जो कि खुली रखना आपकी जिम्मेदारी, मेरी है नहीं। मैं चिल्ला के आपको जगाए रखूं, ये जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है। जगह रहना जिम्मेदारी आपकी है, मेरी जो जिम्मेदारी है पढ़ाना है। आपका काम है सीखना, और सीखने सिखाने वाली बात में कहीं पे चिल्लाना तो है ही नहीं। ठीक है, बीच बीच में जोश आता है, मैं भी तेज हो जाता हूं, लेकिन चिल्लाने को एनर्जी नहीं कहते बाबू। है समझ में आ गई बेटी? ठीक है, आ जा। आईयूपीएससी नाम में कुछ कुछ मैंने आपको बीच बीच में होमवर्क छोड़े थे, वो होमवर्क मैं बता देता हूं। वो होमवर्क ये है, ये देखो। और इतनी मेहनत तब भी कर ही रहा हूं ना, मुझे पता है कि मैंने जो लेक्चर डलवाया उसका होमवर्क क्या है, और उसका होमवर्क मुझे डिस्कस करना है। मतलब यूं थोड़ी है कि मैंने बोल दिया कि ले दे दे ये लेक्चर। मेरे को पता है उसमें होमवर्क क्या है। उसमें ये एक होमवर्क था, नाम है इसका ट्राई एमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। एक होमवर्क ये था, नाम है इसका डाई क्लोरिडो बिस इथाइलिन डाई एमीन कोबाल्ट 3 आयन। प्लस है तो आयन आएगा, प्लस माइनस कुछ होता है तो आयन आता है। उसके बाद टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है बेटा, ये कुछ होमवर्क दिए थे मैंने। फिर मैंने होमवर्क दिया था ये वाला, इसमें जहां जहां होमवर्क लिखा है देख लो, सबके नाम लिखे हैं मैंने वापस आके। डाई एमीन क्लोरिडो नाइट्राइटो एन, जिसको हम नाइट्रो भी बोल सकते हैं, है ना, प्लेटिनम 2। पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, उसका नाम है, मैच कर लेना। पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट 3। पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो पैलेडेट 2। पेंटा एमीन क्लोरिडो, है ना, क्लोराइडो क्लोरिडो जैसा बोलना चाहो, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। उसके बाद मैंने ये दो होमवर्क भी दिए थे, नीचे वाले ये दोनों जो डब्बे में बंद है, बाकी सब तो करवा दिए थे। तो डब्बे में से पहले वाले का, इसका नाम है टेट्रा एमीन डाई क्लोरिडो, टेट्रा एमीन डाई क्लोरिडो पैलेडियम 4, है ना, टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट 2। उसके बाद है ये वाले का नाम ये लिखा हुआ है डाई क्लोरिडो बिस इथाइलिन डाई एमीन, डाई क्लोरिडो बिस इथाइलिन डाई एमीन प्लैटिनम 4, प्लैटिनम 4। टेट्रा क्लोरिडो जिंकेट 4, टेट्रा क्लोरिडो जिंकेट 4। जिंकेट क्यों आया? क्योंकि ये इधर वाला डब्बा माइनस है, और जो डब्बा माइनस होता है उसके नाम में, मेटल के नाम में क्या लगाते हैं बेटा? 8 लगाते हैं। ठीक है भाई। कुछ सवाल, वर्नर का एक सवाल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं, आ जाओ। वर्नर का एक सवाल एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। कह रहा है कि इनको 2 डिग्री वैलेंस जो है असाइन करना है, मतलब इनकी 2 डिग्री वैलेंसी असाइन करनी है। ठीक है, 2 डिग्री वैलेंसी असाइन करनी है। उसमें एक चीज गिवन भी है, और गिवन ये है कि उनमें AgCl के मोल जो है वो लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ AgCl मोल गिवन है। ये चीजें गिवन है। गिवन क्या है मैं बता देता हूं, नंबर ऑफ AgCl मोल,
ये आपका गिवन है और वो इसका दिया हुआ है, ये आपका गिवन है ना, पैलेडियम, ठीक है। इसका दिया हुआ है 2, ये 2 AgCl है। इसका दिया हुआ है 2, ठीक है। इसका दिया हुआ है 0, इसका दिया हुआ है 1 और इसका दिया हुआ है 0, ये दिया हुआ है। इस बेसिस पे हम इनका फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या फॉर्मूला बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा, अगर 2 AgCl है इसका मतलब है डब्बे के बाहर 2 क्लोरीन है, और डब्बे के बाहर 2 क्लोरीन है इसका मतलब पैलेडियम NH3 जो है वो अंदर है, ठीक है भाई। क्या हो जाएगी इसकी 2 डिग्री वैलेंसी? अगर मैं 2 डिग्री वैलेंसी की बात करूं, 2 डिग्री वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी? 4 हो जाएगी। 2 डिग्री वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा इसकी? 4 हो जाएगी, ठीक है। पैलेडियम की ये वाला है। अगला जो है वो है आपका, इसमें इसने कह रहा है कि 2 AgCl दिए हुए हैं, मतलब 2 क्लोराइड बाहर है, 2 क्लोराइड बाहर है, इसका मतलब 6 NH3 जो है वो अंदर है, ठीक है। अब इसकी 2 डिग्री वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। सही भाई, परफेक्ट। ये कह रहा है कि 2 0 है, इसका AgCl के मोल नहीं आए, AgCl के मोल नहीं आए, इसका मतलब है Pt जो है वो Cl6 अंदर ही है और H2 बाहर है, तो इसका मतलब है इसका जो 6 आएगा, क्या आएगा? 2nd डिग्री वैलेंसी। कैसे हुआ ये बताता हूं। ये टूटा 2H+ में और 2 Cl- में, ये 2 Cl- इस पे अटैक कर गए और इस पे अटैक करके इसे बना दिया क्या? PtCl6, PtCl6 2- और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2H+, तो ये हो जाएगा H2PtCl6, H2PtCl6। इसको बैलेंस करने के लिए, -2 को बैलेंस करने के लिए 2H+ हो जाएगा। सही भाई। तो क्योंकि HCl है तो वो तो डिसोसिएट हो जाएगा, और डिसोसिएट होकर 2 Cl- कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे प्लेटिनम से, कोवैलेंसी उसकी कितनी कर देंगे? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। 2 डिग्री वैलेंसी बोल दो, कोऑर्डिनेशन नंबर बोल दो, बात तो एक ही है। उसके बाद यहाँ पे 1 कह रहा है। 1 कहने का मतलब है भैया डब्बे के बाहर 1 क्लोरीन है। जब डब्बे के बाहर 1 क्लोरीन है तो इसका मतलब है अंदर NH3 जो है वो सारे आ गए 4 और 2 क्लोरीन अंदर चले गए, ठीक है। 2 क्लोरीन अंदर चले गए, 1 बाहर आ गया, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? मतलब 2 डिग्री वैलेंसी कितनी होगी? 4 और 2 6 हो गए। फिर यहाँ 0 है, 0 का मतलब है डब्बे के बाहर कुछ नहीं है, डब्बे के बाहर कुछ नहीं है, इसका मतलब है प्लेटिनम NH3 2 इधर है, Cl2 इधर है, दोनों अंदर ही हैं, दोनों अंदर ही हैं, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यानी कि 2 डिग्री वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये आपका सवाल NCERT में दिया हुआ है। एंड देन आप इसमें नंबर ऑफ आयन्स भी निकाल सकते हो, आप इसको टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकाल सकते हो, बट नीड नहीं है, NCERT ने इतना ही पूछा है, तो मुझे लगता है यहाँ से सवाल कभी भी आ सकता है। चलते हैं आगे और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा वर्नर जो है, इस सवाल के साथ हम वर्नर को ख़त्म करते हैं। उसके बाद एक आध सवाल ऐसे ही मतलब मेरे पास पड़े थे तो मैंने कहा करवा देता हूँ, है ना, फिर ही हम VBT स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि x और y की पॉसिबल वैल्यू निकालो। अब पॉसिबल वैल्यू निकालने के लिए पहले दिमाग लगाना पड़ेगा, पहले ये देखना पड़ेगा कि अगर प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर कितना मानेंगे हम? अज्यूम करेंगे, है ना, अज्यूम करेंगे, बताया था मैंने, अज्यूम करना है हमें कितना? +4। तो मुझे ये +4 में चाहिए, ये डब्बा +4 में चाहिए और अंदर En है, और अंदर En है, इसका मतलब अंदर से तो कुछ नहीं चढ़ेगा, 0, तो यानी कि +4 के +4 यही होंगे, फिर +4 के +4 यही होंगे बाहर, तभी प्लेटिनम +4 में आएगा। इसके +4 को सेटिस्फाई करने के लिए ये प्लेटिनम, क्योंकि अब ये जो प्लेटिनम है ये, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इस वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ये प्लेटिनम आपका कहाँ होगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? हम +2 मानेंगे। अब इस डब्बे पर +2 लाना है, इस डब्बे पर +2 लाना है ना, इस डब्बे पर +2 नहीं लाना है, इस प्लेटिनम पे +2 लाना है, ठीक है। और हमारे पास 4 क्लोराइड है, ये 4 क्लोराइड अगर हटते हैं तो यहां से -4 जाता है, और -4 जाता है तो इस पे +4 आएगा, आएगा, -4 हटाओगे तो इस पे +4 आएगा। अब +4 में बाहर कितना लगा दूं कि ये मिलकर +2 हो जाए? तो इसका मतलब है
अंदर तो +4 चढ़ रहा है इससे और बाहर -2 ही है, मतलब इस डब्बे पर -2 ही है। और अगर एक डब्बे, इस डब्बे पे +4 हैं और इस डब्बे पे -2 हैं, तो ऐसे कितने डब्बे चाहिए? -2 और -2 -4 चाहिए बैलेंस करने के लिए, यानी कि ये डब्बा 2 चाहिए। ये डब्बे कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी? x तो आएगा आपका 0, है ना। यहाँ पे आपका x है और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? आपका y है, y आएगा। तो x क्या है आपका? x तो आपका 0 है और y आपका क्या आ जाएगा बेटा? एक y आपका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 0 + 2, 0 + 2 कितना हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। इसकी वैल्यू 0 आएगी, सही है, क्योंकि ये +4 है। लाइक CaCl2 टाइप है, मतलब ये, है ना। जैसे कैल्शियम अगर +2 होता है और अगर क्लोराइड आयन ऐसा है ना, तो आप इसको कितना देते हो? इसको आप इतना ही तो देते हो, 2 क्लोराइड लगाते हो। तो उसी तरह से अगर कोई +4 है, कोई +4 है, जैसे प्लेटिनम है, ठीक है, तो प्लेटिनम +4 को सेटिस्फाई करने के लिए 2 माइनस वाले कितने लगेंगे? तो 2 ही लगेंगे। तो एक पर -2 है, तो 2 डब्बों पे क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। आइए अगला सवाल क्या कह रहा है, इनमें से कौन रिंग फॉर्मेशन चिलैट नहीं है? आप उसका देख लो, ग्लायोक्सीम रिंग बनाता है, इथाइलिन डाइएमीन रिंग बनाता है ना, डाइग्लाइसिनेट ग्लाइसिनेटो रिंग बनाता है। तो यही बचा फिर पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट नाइट्रेट, आंसर हो जाएगा। ये रिंग थोड़ी बनाएगा, इसके नाम पढ़ो आपको समझ आ जाएगा। इसमें कोई ऐसा लिगेंड नहीं है जो रिंग बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स of the name and formula complexes is not correct? डाइएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, डाइएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड सही है। तो पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट 3, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट 3, ये गलत हो गया यहाँ, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगी, तो आंसर हो गया है तीसरा। बाकी और देख लेते हैं। पोटेशियम, है ना, पोटेशियम गैप होना चाहिए वैसे, उसमें थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। पोटेशियम एमीन, है ना, पोटेशियम एमीन पेंटाक्लोराइडो प्लेटिनेट 4 सही है। ऊपर टेट्रा एमीन कॉपर 2 सल्फेट, ये भी सही है। हाँ, तो आंसर 3 आ गया, ठीक है। क्या कह रहा है? द फॉर्मूला ऑफ कंप्लीट ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन, ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन, पहली चीज तो EN कितना चाहिए? बोले 3 चाहिए। कोबाल्ट यहाँ चाहिए, और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी चाहिए? बोले कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए +3। साथ में कौन है? बोले सल्फर है। SO4 क्या है? 2 माइनस है। ये चाहिए मुझे 3+, क्योंकि अंदर से तो 0 चढ़ेगा, अंदर से 0 चढ़ेगा तो बाहर +3 होगा, तभी कोबाल्ट +3 होगा। अब इसको कैसे सेटिस्फाई करें? तो ये इसके और ये इसके ऐसे लगा लो, वरना ये तो बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो ये कैसा दिखेगा तुम्हें? ये असल में ऐसा दिखेगा तुम्हें, EN3 अंदर, ये 2 और SO4 3। ये वाला फॉर्मूला कहीं पे है तो देखो, ये ना, ऐसा हमने लास्ट लेक्चर में इसका नाम भी लिखा था। वैसे तो लास्ट लेक्चर में जब हमने IUPAC नाम लिखना स्टार्ट किया था तो ये चीज़ हमने करी थी, ये वाला सवाल था वो। अगर वो तो लास्ट लेक्चर में मैंने सिखा दिया था कैसे लिखना है। ये जो स्टार लग रहा है ना, ये यही तो है वो कॉम्प्लेक्स, यही तो है। सही है भाई, चले आगे आओ। नेक्स्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट का IUPAC नाम, रोडियम का कॉम्प्लेक्स है, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन है, तो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन आएगा क्योंकि नाम में ट्राई है, तो ट्रिस आना चाहिए। तो एक क्लोरीन है, क्लोरोट्रिस आना चाहिए, क्लोरोट्रिस 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 क्लोरोट्रिस, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन ट्राइफिनाइल फॉस्फिन ट्राइफिनाइल फॉस्फिन ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। फिर तो कॉम्प्लेक्स की बात आती है बस, रोडियम रोडियम रोडियम, ये भी सही है। तो फिर बचा क्या? बोले ऑक्सीडेशन नंबर की बात आएगी ऑब्वियसली, फिर तो ये पूरा गेम ही ऑक्सीडेशन नंबर से चलेगा, बाकी सब तो सही है। तो यहाँ से 0 चढ़ता है, इस पे 0 आता है, यहाँ पे -1 हटता है, इस पे +1 आता है, और +1 आता है और बाहर 0 है तो +1 ही होगा, तो +1 वाला आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो गया पहला, क्लोरोट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन रोडियम फर्स्ट।
एक्चुअली सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर है, बाकी जो अलग अलग हैं इसमें, बाकी सारे ऑप्शंस में सारी चीज़ें जो हैं वो सेम है। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है तो आप ये आंसर कर सकते हो, आप ये सवाल कर सकते हो। ये विल्किंसन कैटलिस्ट का IUPAC नाम हो गया। कह रहा है कि द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ डाईएमीन डाईक्लोरिडो, मतलब क्लोरिडो क्लोरो डाईसाइनो क्रोमेट। पहली चीज़ तो क्रोमेट बोल रहा है, तो पॉजिटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो फिर क्रोमियम होता है, तो न्यूट्रल हो नहीं सकता, तो दो ऑप्शन तो कट गए। माइनस वाले हो सकते हैं, जरा देखते हैं इसमें क्या सीन है। क्रोमियम मुझे चाहिए +3 में, है ना। क्रोमियम किस में चाहिए मुझे? +3 में। अगर मैं यहाँ से भगाता हूँ तो -2 भागते हैं, यहाँ से भगाता हूँ तो -2 भागते हैं, तो ये जाता है -4 +4 सॉरी +4 और -3, वो तो ऑक्सीडेशन नंबर ही मैच नहीं करेगा, हमें 3 में चाहिए। 3 में देखो देखें यहाँ से आता है क्या, ये -2 भागे, है ना, ये -2 भागे, यहाँ पीछे +4 आ गए, +4 और -1 हो गया कितना? +3। बस फिर ये भी ऑक्सीडेशन नंबर से हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर से हो जाएगा, हो गया ये देखो, ठीक है। बाकी आप बाकी चीज़ें भी मैच कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर मैंने क्रोमेट देखा तो मैंने ये हटा दिए, क्योंकि कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स में क्रोमेट नहीं हो सकता, क्रोमियम ही होगा। फिर मैंने ऑक्सीडेशन नंबर पकड़ ली, तो इसमें तो मैच नहीं हो रही ऑक्सीडेशन नंबर, इस हिसाब से तो +1 आ रही है, यहाँ +3 आ रही है, तो +3। द IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर द कॉम्प्लेक्स Na सोडियम। फिर इसमें देखो जरा, अगर यहाँ देखे तो ये B है, ये C है, ये N है, ये A है, ये A है, ये N है ना, ये C है, ये B है, तो पहले जाएगा ये वाला, ठीक है। तो नाइट्रो पहले नहीं आ सकता, एमीन ही आएगा, तो ठीक है, सोडियम एमीन। फिर क्लोरो पहले नहीं आ सकता, B पहले आता है, काट दो, तो सोडियम एमीन ब्रोमो, ठीक है। फिर क्लोरो, फिर नाइट्रो N, नाइट्राइटो N, नाइट्रो N सब चलता है। फिर आएगा प्लेटिनेट, ठीक है। फिर 2, प्लेटिनेट 2, प्लेटिनेट 2, 2 कैसे आएगा? तो लगाओ दिमाग, प्लेटिनेट 2 कैसे आएगा? देखो देखें, यहां से -1 ये भगाएगा, -1 ये भगाएगा, -1 भगाएगा, ये तो +3 हो जाएगा, और इसकी वजह से +1 भागेगा, ये कितना भगाएगा? ये भगाएगा +1, तो ये पीछे -3 होगा, हाँ, तो ये +2 ही आएगा, बात तो सही है, +2 आएगा। बाकी ऑप्शन देख ले, सोडियम एमीन ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो N प्लेटिनेट, ये तो सेम ही नहीं हो गए, नहीं, अच्छा ये तो देख ही रहते हैं हम, सॉरी, सोडियम एमीन ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो N प्लेटिनम 2, ओके, है ना। अरे भैया यहाँ क्या आ जाएगा, ये +1 है तो ये -1 आएगा, -1 आएगा तो फिर ये प्लेटिनम नहीं हो सकता ना। मैं भी क्या सोच रहा हूँ यार, ये तो प्लेटिनेट ही होगा ना, सही बेटा आंसर, है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पर चार्ज नेगेटिव आ जाएगा और प्लेटिनम आपका +2 में आ जाएगा, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ इन दोनों से मेरी नज़र ही नहीं पड़ रही प्लेटिनेट और प्लेटिनम पे, बताओ कितना अंधा। ये नुकसान है बेटा रात को 2-2 3-3 बजे तक पढ़ाने के, बताओ, उम्मीद में कि अभी तक भी नींद से पूरे नहीं उठे। चलिए, फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम डाइसाइनोबिस ऑक्जेलेटो निकलेट, बताओ जरा। डाइसाइनोबिस, 2 साइनाइड चाहिए, बिस ऑक्जेलेटो चाहिए, मतलब 2 साइनाइडो चाहिए, बिस ऑक्जेलेटो चाहिए, तो ये तो वैसे हटा दो, है ना। और पोटेशियम चाहिए, ठीक है, पोटेशियम है। निकलेट चाहिए, निकलेट चाहिए, निकलेट भी 2 चाहिए, मतलब Na की ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे +2 चाहिए। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आएगी, जरा दिमाग लगाओ। डाइसाइनो चाहिए तो ये काट दो, डाइसाइनो चाहिए तो अब डाइसाइन 2 तो कट गए, अब ये बचे। अब इसमें गेम जो होगा वो क्या होगा? गेम मुझे तो ये ऑप्शन ही सेम लग रहे हैं, इसमें तो लफड़ा ही है, ये दोनों तो ऑप्शन ही सेम है, कोई एक ऑप्शन को गलत करना पड़ेगा, आंसर तो खैर दोनों से आ ही जाएगा। यहाँ से -2 भगाया, यहाँ से -4 भगेगा, क्यों? क्योंकि एक पे -2 होता है, तो इधर +6 आएगा, ठीक है। और इधर से +4 भगेगा तो इधर -4 आएगा, ये बनेगा आपका +2, ठीक है। तो या तो इसे K3 कर दो और ऑप्शन 3 कर दो, और तो क्या हो सकता है, यही हो सकता है, और कुछ तरीका तो है नहीं, बाकी तो दोनों सेम ही है, और यही बनेगा, ठीक है बेटा। डाइसाइनाइडो, डाइसाइनो साइनाइडो एक ही बात है, डाइसाइनो बिस ऑक्जेलेटो निकलेट,
तो मैंने नीचे वाले को 3 कर दिया है ताकि ऑप्शन जो है वो सेम ना रहे, वरना तो दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। तो मैंने उसको K3 कर दिया है ताकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज हो जाए, +3 में आ जाए, जो कि वैसे पॉसिबल नहीं है, पर ठीक है। उसको K2 भी कर सकते हो आप, ठीक है, जाने दो, सही हो। तो गलत ही करना है तो गलत भी कर दो। EAN ऑफ मेटल कार्बोनिल, ये कह रहा है कि भैया MCO6 जो है, सॉरी MCOX जो है वो 36 है और इसका एटॉमिक नंबर 26 है और ये न्यूट्रल है। ऑक्सीडेशन नंबर M कहाँ है? 0 स्टेट में है। तो मैं 26 में से, पहली चीज़ 26 में से 0 निकालूंगा, ठीक है, 26 में से 0 निकालूंगा, प्लस में x करूंगा तो मेरे पास 36 आ रहे हैं। तो मेरे पास जो x आएगा वो 10 आएगा, x 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। x क्या आएंगे मेरे पास? 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। या इसकी जगह x ना लेके आप y ले लो, या मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, वो x के वैल्यू यहाँ पे 6 रख दूंगा तो 5 रख दूंगा तो मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्या, ऐसे समझ लो। तो x कितने आ गए? 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक काम करो, इसकी जगह पे x मत लिखो क्योंकि x गड़बड़ कर देगा वो। यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, है ना, कितने हो जाएंगे? फ्रॉम 5 लिगेंड्स, है ना। तो 10 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 5 आ जाएगा, ये आपके x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि x बराबर आपका 5 आ जाएगा, 5। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हमने कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, यही करते हैं हम, सही भाई। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ CO4 इज 35। 35 से एक तो ये कर सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन खा ले तो 36 बन सकता है। मतलब ये किसी तरह काम, इलेक्ट्रॉन खाने वाला क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो या तो ये ऑक्सीडेशन हो जाए CO का, है ना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद का रिडक्शन होता है, सॉरी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो रिडक्शन ऑफ CO हो जाए या डाइमराइजेशन हो जाए, बोथ 2 and 3 हो जाएगा, है ना। या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करे, मतलब रिड्यूस्ड, गेट रिड्यूस्ड, ठीक है, या फिर CO4 जो है वो डाइमर बना दे, तो क्या हो जाएगा? CO2 CO8। तो ये हमने बनाया था, ये ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स था, कुछ याद है आपको? ऐसे वाला, इसमें 2 CO जो हैं वो ब्रिजिंग थे इस तरह से, और 3 यहाँ थे, ऐसा कुछ था। तो 3 6 और 2 8, यही था ना ब्रिजिंग वाला, जिसका हमने EN निकाला भी था, बराबर भी हो गया था। यस, तो ये क्या बन जाएगा? CO4, या तो प्लस आ जाए इस पे। अब अगर आप जोड़ोगे तो हो जाएगा 27 में से 1 चला गया 26, 26 और 8, नहीं कितना हो रहा है? 27 होता है ना, 27 में से 1 चला गया, 27 में से 1 चला गया, कितना हुआ? 26, 26 और 8, 34 ही हुआ ना, गड़बड़ है क्या? एक इलेक्ट्रॉन खाएगा, ओ सॉरी मैंने प्लस लगा दिया, सॉरी 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 सॉरी, माइनस 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 माइनस, माई बैड, माइनस। हाँ अब हो जाएगा 27 और 1 28, 28 और 8 36 हो जाएंगे। इसका एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड लेंथ? हमें पता है कि जिसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी उसकी लेंथ, CO लेंथ सबसे ज्यादा होगी। माइनस में सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होती है, ये 1 माइनस है, 2 माइनस है, 2 माइनस की वजह से इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी, तो इसकी CO बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। ये कॉन्सेप्ट पहले सीखा चुका हूं, कॉन्सेप्ट पहले बता चुका हूं, चीजें ये। अब बात करते हैं हम VBT पे, सीधा आते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी पे। वैलेंस बॉन्ड थियरी जो है
एक तरह से कोर सेक्शन कह सकते हो, जो कि हमें बॉन्डिंग सिखाती है। लेकिन ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बताती है कि भैया जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, अंदर के डी ऑर्बिटल्स कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, बाहर के डी ऑर्बिटल्स कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं बताता हूँ ये कैसे करता है, मैं बताता हूँ। तो ये कह रहा है, पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ सिखा देता हूँ, सारा आइडिया आपको लग जाएगा, उसके बाद आपको ये चीज़ बहुत आसान लगने लगेगी जो कुछ लिखा हुआ होगा। एक मेटल है जिसके पास n-1 d ऑर्बिटल्स भी हैं, दैट इज कॉल्ड इनर ऑर्बिटल्स, इनर d ऑर्बिटल्स। उसके पास ns भी हैं, उसके पास np भी हैं और उसके पास nd भी हैं। ये कहलाते हैं आउटर d ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब मेटल के पास पहली चीज तो कितने डब्बे हैं d के, अंदर भी d के डब्बे हैं, है ना, फिर ये एक s है, फिर ये एक p है और फिर ये वापस d के 5 डब्बे हैं, जो कि इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है n n n। अगर यहाँ 4 हैं तो 4s 4p 4d होगा और ये 3d होगा, राइट। इसी जिसे हम 3d सीरीज कहते हैं, जो स्कैंडियम से जिंक तक है वो ये 3d होता है, ऐसे वाला। लिगेंड क्या करता है, लिगेंड्स क्या होते हैं, बोले लिगेंड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। मतलब एक लिगेंड क्या लेके आता है, लोन पेयर लेके आता है। इसे क्या चाहिए, बोले खाली डब्बा। इसे क्या चाहिए, खाली डब्बा। तो इसे जितने बॉन्ड बनाने होंगे मेटल को, मेटल क्या पूछेगा, लिगेंड्स को ये पूछेगा भाई कि तुम्हारे कितने, मतलब ऑक्टाहेड्रल बनना है या टेट्राहेड्रल बनना है या पेंटागोनल, है ना, मतलब सॉरी पेंटागोनल बाइपिरामिडल तो आपके सिलेबस में नहीं है, स्क्वायर पिरामिडल बनना है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनना है, लीनियर बनना है। तो ये क्या करेगा, लिगेंड्स को फोन करेगा कि भाई कितने लोग आ रहे हो, मतलब आपको कितने बॉन्ड बनाने। तो लिगेंड्स ये बोलेंगे कि भैया हमें इतने बॉन्ड बनाने। सो ऑल चीज, सारी चीज किस पर बेस्ड होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर पर बेस्ड होगी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो इसका मतलब है 6 बॉन्ड बनेंगे इन डब्बों में से। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होगा तो इसका मतलब है यहां से हमें 4 डब्बे चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा तो हमें इनमें से 5 डब्बे चाहिए। अब डब्बे देने से पहले तो सेंट्रल एटम करता क्या है, पहली चीज तो ये जो सेंट्रल मेटल आयन है ये करता क्या है, सेंट्रल मेटल आयन जो है ये करता क्या है, ये वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराता है लिगेंड्स को। क्योंकि लिगेंड्स आ रहे हैं बॉन्ड बनाने, वो लेके आ रहे हैं लोन पेयर लेके आने वाले को क्या चाहिए, खाली डब्बा चाहिए। तो वो वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाते हैं। अब बात आती है कि ये सब ऑर्बिटल तो अलग अलग हैं, इसकी एनर्जी अलग, इसकी एनर्जी अलग, इसकी अलग, हाँ इन तीनों की सेम लेकिन बाकियों से अलग, फिर इन पांचों की अलग, एनर्जी अलग अलग। अब जब एनर्जी अलग अलग है और अगर लिगेंड्स ऐसे ही अलग अलग एनर्जी में बॉन्ड बनाएंगे तो फिर तो बॉन्ड अलग अलग बनेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ का मजा नहीं आएगा। इसीलिए अगर आपको पुराना कॉन्सेप्ट याद है, हाइब्रिडाइजेशन नाम की एक चीज होती थी। सेंट्रल मेटल आयन क्या करता है, इन वैकेंट ऑर्बिटल्स को फोन करता है पहले लिगेंड्स को, है ना, कि कितने आ रहे हो, तो ये बोलते हैं हम 6 आ रहे हैं, 6 बॉन्ड बनाएंगे। तो इसका मतलब है कि 6 ऑर्बिटल्स वो खाली करेगा। और 6 ऑर्बिटल्स वो कैसे दे सकता है मैं आपको बताता हूं। वो 6 ऑर्बिटल्स ऐसे भी दे सकता है कि वो 2 यहां से प्रोवाइड करा दे, 1 यहां से करवा दे और 3 यहां से करवा दे, तब भी 6 हो जाएंगे। देखो अगर मैं यहां से यहां तक देखूं तो भी 6 हो जाएंगे। और 6 में अगर आप देखोगे तो 2 तो डी अंदर के होंगे, 1 एस होगा और 3 पी होंगे, नाम हो जाएगा D2sp3। नाम क्या हो जाएगा बेटा, D2sp3। और वो 6 ऐसे भी प्रोवाइड करा सकता है कि वो यहां से भी तो 6 प्रोवाइड करा सकता है कि मान लीजिए वो यहां से लेके यहां तक प्रोवाइड करा ले। अब इसने प्रोवाइड कौन सा करा है, ये भी 6 है लेकिन इनका नाम है 1s 3p और फिर 2d। अब ये D2sp3 में और sp3d2 में क्या फर्क होता है, समझ आया। D2sp3 में पहले D इसलिए लिखा तुमने क्योंकि वो अंदर के D यूज किए तुमने, और इसके अंदर तुमने इसलिए लिखा क्योंकि तुमने बाहर के 2 D यूज किए। तो पहले तुम यहां से शुरू हुए sp3d2, 2 बाद के D। D अगर बाद में लिखा है तो वो आउटर है, D अगर पहले लिखा है तो वो इनर है। ये फर्क है।
क्या अंदर के डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है? यस। जो लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे? यस, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होंगे? यस। इसका मतलब है D2sp3 जो है वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है sp3d2 से? आंसर है यस। क्या दोनों का ज्योमेट्री अलग अलग होगा? आंसर है नो। D2sp3 में भी 6 बॉन्ड बनेंगे, ऑक्टाहेड्रल ही बनेगा। sp3d2 में भी 6 बॉन्ड बनेंगे, ऑक्टाहेड्रल ही होगा। क्या हाइब्रिडाइजेशन जो है वो डिफरेंट हुआ? हाइब्रिडाइजेशन तो सेम ही टाइप का है, लेकिन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स एंड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज डिफरेंट। मतलब अगर इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, इसका 4 है, तो इसका भी 4 है, तो यहां पर तो जितने ऑर्बिटल्स हैं ये सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इन्वॉल्व हुए हैं। लेकिन यहां देखो कि इसका 4 है, ऊपर वाले कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, इसका 4 है, इसका 4 है, इसका 4 है, इसका 4 है, लेकिन इसका तो 3 है। फिर अगर यहां 4 लेते हो तो ये 3 हो जाएगा 3D, तो ये हो जाएगा 3D के 2, फिर इसका मतलब यहां जो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो, ये वाला जो हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हो ना तुम, ये वाला हाइब्रिडाइजेशन में आपका डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज हो जाएगा। तो पहली चीज आपने यहां क्या क्या सीखा? लिगेंड्स आते हैं, लिगेंड्स को खाली डब्बे चाहिए, मेटल उन्हें खाली डब्बे प्रोवाइड कराएगा। वैकेंट ऑर्बिटल सिर्फ प्रोवाइड नहीं कराएगा, पहले उन वैकेंट ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन में लेके जाएगा। सारे खाली डब्बों को, जितनी रिक्वायरमेंट है उन सभी खाली डब्बों को पहले हाइब्रिडाइज करेगा, और हाइब्रिडाइज करने के बाद उन्हें वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, विच इज एक्चुअली इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब जितने टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बनने हैं उतने ही तो खाली डब्बे मांगेगा लिगेंड, या मेटल उतने ही तो खाली डब्बे प्रोवाइड कराएगा। सो वी कैन से कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, number of hybrid orbital provided by the central metal ion is equal to what? coordination number, क्योंकि उसे जितने बॉन्ड बनाना है उतने ही तो खाली डब्बे देगा वो, और जितने खाली डब्बे वो देगा उतनों का ही वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करवाएगा। सो वी कैन से कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन, वो उतना ही देगा। ये सारी बातें हैं, अभी तक हमने ये पढ़ा है। तो ये कह रहा है कि ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन एटसेट्रा इन अ कॉम्प्लेक्स कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उस हिसाब से इसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं, और उस प्रेडिक्शन के चलते हम यहाँ पे कुछ प्रेडिक्शन पहले ही लिख लेते हैं। आइए, जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इनटू हाइब्रिडाइजेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये एक ही होंगे, ये बराबर ही होंगे, ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल। ये क्या होते हैं बेटा? नंबर ऑफ, है ना, वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इनटू, अगर वैकेंट ऑर्बिटल जितने पार्टिसिपेट करेंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल ही बनेंगे, तो ये बराबर ही होते हैं। तो यानी कि यहाँ 2 ही आएगा, यहाँ 3 ही आएगा, यहाँ 4 ही आएगा, यहाँ 4 ही आएगा, यहाँ 4 ही आएगा, यहाँ 5 ही आएगा, यहाँ 6 ही आएगा। 6 वाला तो हम सबसे पहले देख चुके हैं कि 6 वाला हमने देखा, एक तो हमारा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आया और एक हमारा d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया, और ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहेड्रल आई। ज्योमेट्री इसकी क्या आएगी बेटा? ऑक्टाहेड्रल आएगी। ये देखो ज्योमेट्री इसकी क्या आएगी? ऑक्टाहेड्रल आएगी। यस, तो 6 वाला, क्योंकि हमने अभी पीछे एक एग्जाम्पल से 6 वाला समझा, क्योंकि ज़्यादा यही काम आता है इसलिए मैंने इसको पहले कर लिया। अदरवाइज अगर 2 है तो इसमें टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp होगा और लीनियर होगा, ये है ना। एंड ज्योमेट्री भी लिख देना आप। तो कोऑर्डिनेशन नंबर से ही तो आप प्रेडिक्ट कर रहे हो इस चीज को, ठीक है। टाइप ऑफ d ऑर्बिटल इसमें यूज ही नहीं होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी, इसके अंदर भी कोई d यूज नहीं होगा क्योंकि sp2 है तो d नहीं आया। फिर sp3 आता है, वो टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल में भी कोई भी d यूज नहीं होता। लेकिन एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और है, उसका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होता है। ये हाइब्रिडाइजेशन, ऐसा हाइब्रिडाइजेशन आपने अभी तक नहीं पढ़ा, अभी पहली बार पढ़ोगे। अब लेकिन नाम से पता चल रहा है कि d पहले लिखा है तो ये अंदर वाला एक d होगा,
अगर हमने डी पहले लिखा है तो ये अंदर वाला ही एक डी होगा, DsP2। यहाँ का एक डी, यहाँ का एक एस और यहाँ के पी। डी को पहले लिखा मतलब वो अंदर वाला डी होगा, करेक्ट है। तो डी जो है वो क्या होगा हमारा, DsP2 जो है वो ऐसा रहेगा। और ये जो डी यूज होता है ये dx स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला यूज होता है, और इसको बोलते हैं बेटा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। ये हमारे का नॉर्मल वाले में sp3d2 होता था स्क्वायर प्लेनर ab4l2, ये वो नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अलग टाइप का हाइब्रिडाइजेशन चलता है थोड़ा सा, उसमें से पहला ये है dsp2। फिर आता है कि dsp3 और sp3d। नाम से पता चल रहा है कि dsp3 मतलब अंदर वाला d है और sp3d मतलब बाहर वाला d है, तो एक एक d यूज हुआ है। और क्योंकि 5 हैं तो आप काउंट कर लीजिए, एक d एक s 3 p मिलके 5 हो जाएंगे। इसमें जो यूज होता है वो होता है dz स्क्वायर। कौन सा यूज होता है इसमें, dz स्क्वायर। अगर ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है तो वो dz स्क्वायर यूज होगा। अगर यहां पर दोनों d की बात करें, यहां कौन से 2 d हैं, 2 d है ना, टोटल 6 डब्बे हैं जिसमें से 2 d हैं। वो d है, एक तो dz स्क्वायर है, दूसरा dx स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये यूज होते हैं। dx स्क्वायर वाई स्क्वायर ये वाले यूज होते हैं, ऐसा होता है ना। वैसे नोट लगा के लिख दो, वैसे तो नहीं है वो हमारे सिलेबस में, कि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में एक ज्योमेट्री और होती है, वो होती है स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, होता वो भी DsP3 और sp3d ही है, बट उसमें जो d यूज होता है, जो d यूज होता है वो होता है dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। नहीं है ऑल्दो हमारे सिलेबस में, इसलिए मैंने 5 के लिए जो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है वही लिया है। 5 की एक ज्योमेट्री और होती है स्क्वायर पिरामिडल, डी का फर्क होता है, बस हाइब्रिडाइजेशन का फर्क नहीं होता, डी का फर्क होता है। मतलब DsP3 है या sp3, अच्छा डी रह गया, DsP3 है या sp3d है, ये भी DsP3 है या sp3d है, लेकिन जो d है वो यहाँ dz स्क्वायर यूज होगा और यहाँ पर जो d है वो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर यूज होगा। बस इतना फर्क है, इतना ही फर्क है। सही भाई, चलें आगे, आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। मतलब इनमें फर्क सिर्फ डी का ही होता है। मतलब अगर आप देखोगे तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 देखोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में एक तो ऐसा होता है, ये तो होता है आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, इसका भी जो इसमें जो sp3d भी हो सकता है और dsp3 भी हो सकता है, बट जो d होगा वो dz स्क्वायर होगा। और ये जो है ये आपका स्क्वायर पिरामिडल होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल होता है। स्क्वायर पिरामिडल में भी हाइब्रिडाइजेशन तो वही आएगा, sp3d और dsp3, बट द d जो है वो कौन सा यूज होगा इसमें, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। सो द डिफरेंस विल बी द टाइप ऑफ d यूज्ड इन दिस हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। आइए अब जो हमने सीखा उसको देखिए। CMI मैक्स अवेलेबल वैकेंट ऑर्बिटल्स टू लिगेंड। VBT कहता है कि CMI सेंट्रल मेटल आयन जो है वो लिगेंड्स को वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराएगा। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रोवाइडेड बाय द CMI आर इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। ये भी सही है कि जितने खाली डब्बे वो प्रोवाइड कराएगा उतने ही तो उसे बॉन्ड बनाने होंगे, है ना। तो जितने बॉन्ड बनाने होंगे उतने खाली डब्बे प्रोवाइड कराएगा, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर ही होंगे जितने उसको बॉन्ड बनाने। दोज ऑर्बिटल ऑफ CMI हाइब्रिडाइज्ड टू प्रोवाइड सेट ऑफ इक्विवेलेंट एंड डेफिनेट, है ना, ज्योमेट्री। वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वो जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, वो सेंट्रल एटम क्या करेगा, पहले हाइब्रिडाइज करेगा और उनको एक जैसा बनाएगा, और एक जैसा बनाने के बाद वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ CMI ओवरलैप विद फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड्स टू फॉर्म सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ से खाली डब्बा आएगा मेटल का, है ना, CMI का वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा और इसका भरा हुआ डब्बा होगा लिगेंड का, और इनकी ओवरलैपिंग होगी और इनकी ओवरलैपिंग होके ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा जिसमें मेटल कोऑर्डिनेट सिग्मा होगा। इस तरह से बॉन्ड बनेगा बेटा।
सही है, ये वैकेंट होगा, है ना, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा और ये वैकेंट होगा। तो ऐसे डब्बे होंगे, ऐसे मर्जिंग होगी, इस तरह से काम चलेगा। सही भाई। इनमें कुछ लिगेंड की जो स्ट्रेंथ है, हम पहले हाइब्रिडाइजेशन के इसमें देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन दो तरह का होता है। व्हेन द सेम नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स आर इन्वॉल्व्ड, ऑर्बिटल्स ऑफ अल्टीमेट nth शेल पार्टिसिपेट इनटू, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर 3D है, 4s है, 4p है और 4d है, लेकिन ये अगर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें, ये वाले, है ना, तो इसमें कौन कौन से बन सकते हैं? sp, sp2, sp3, sp3d और sp3d2, ये कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं इससे। ये सब कहलाएंगे सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले, मतलब इनमें से लिए जाएंगे ये सब जो लेंगे। अंदर वाला यूज नहीं होगा, ये n-1d है, इनर है, इनर यूज नहीं होगा, इनर यूज नहीं होगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं कि डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी इन्वॉल्व होता है, तो ऑर्बिटल्स ऑफ पेनल्टीमेट, मतलब कि n-1 वाली शेल के ऑर्बिटल्स भी यूज होते हैं अलोंग विद द n शेल। मतलब अब हमारे पास 3d भी आएगा, 4s भी आएगा, 4p भी आएगा, है ना। अगर 3d 4s 4p से कुछ बनता है तो वो एक तो हो गया dsp2, एक हो गया dsp3, एक हो गया d2sp3 ना। ऐसे एग्जांपल्स हैं। ये वाला हाइब्रिडाइजेशन हमारे कौन से होंगे? इन्हें इनर ऑर्बिटल भी कहते हैं। ये क्या हो जाएंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये। क्यों? क्योंकि इसमें ये इनर डी यूज हुआ है। तो दो तरह की कंडीशंस आएंगी। देखो, ये तो यूनिक हैं, ये तो बाहर के ही रहेंगे, इधर इधर के रहेंगे, sp sp2 sp3 ये तो बाहर ही रहेंगे, ठीक है। sp3d होता है एक, और एक dsp3 होता है, इन दोनों में फर्क आ गया। sp3d2 भी होता है और d2sp3 भी होता है। तो ये इधर आ जाएंगे जिसमें डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन्वॉल्व होंगे, और ये इधर आ जाएंगे जिसमें डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज नहीं होंगे। सही है भाई, बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। ये हो गई डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर बात करते हैं हम लिगेंड्स की स्ट्रेंथ भी होती है, और डोनेशन स्ट्रेंथ से वो चलते हैं। जैसे कार्बन डोनर हो गया, नाइट्रोजन डोनर हो गया, ऑक्सीजन डोनर हो गया और हैलोजन डोनर हो गया। और हैलोजन के अंदर आप बात करोगे तो फिर फ्लोरीन आ गया, है ना। हैलोजन के अंदर अगर आप बात करोगे तो पीछे आते हैं, जिसमें फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया और आयोडीन आ गया। अगर आप देखो तो इनकी जो लिगेंड स्ट्रेंथ है वो इस तरफ से डिक्रीज होती है ना। डोनेशन स्ट्रेंथ जो है वो ऐसे जाने पर डिक्रीज हो रही है, इधर से इधर जाने पर। तो इनको बोला जाता है, जिनमें कार्बन और नाइट्रोजन डोनर होते हैं, इन्हें बोला जाता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, है ना। और ये जो होते हैं इन्हें बोला जाता है वीक लिगेंड्स। अब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड की क्या कहानी है, ये क्या क्या कर सकते हैं, अभी हम एग्जांपल लेंगे तो समझ जाएंगे उस बात को कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है वो डिफरेंस, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है वो पेयर करवा सकते हैं इनर डी को। ये जो डी दिख रहा है ये आपका इनर डी है। अगर उसे लग रहा है ना, कि अंदर पेयरिंग करवाने से मेरे को अंदर का डब्बा मिल सकता है, तो मैंने कहा था अंदर का डी ऑर्बिटल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। और अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग आ रहा है तो वो बोलेगा कि ये जो तुम सिंगल सिंगल बैठे हो ना ऐसे, चलो पेयरिंग में चले जाओ, मेरे को डब्बा चाहिए, पेयरिंग में जाओ। तो दे कैन पेयर इनर डी इलेक्ट्रॉन्स इफ रिक्वायर्ड, है ना, कि जरूरत है तो वो डब्बा खाली हो सकता है, मतलब दे कैन पे, मतलब वो पेयरिंग दिखा सकते हैं। रीजन, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएगा। मेटल चाहता ही है कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बने ताकि वो भी स्टेबल हो। तो ये तो मन को भाने वाली बात हो जाएगी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब आएगा तो मेटल क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर कर लेगा। पेयर करके हो सकता है कि वो डब्बा प्रोवाइड करा दे, जहां पॉसिबल हो पेयरिंग वहां वो डब्बा प्रोवाइड करवा सकता है।
मान लीजिए कोई आया, उसने कहा मेरे को अंदर के 2 d ऑर्बिटल्स चाहिए क्योंकि मैं D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाना चाहता हूँ, और मेटल के पास ऐसी फैसिलिटी है, उसे दिख रहे हैं कि मैं पेयरिंग करके 2 डब्बे अंदर के दे सकता हूँ, तो वो पेयर करके दे देगा। लेकिन अगर वीक लिगेंड आया तो मेटल को पता है कि बॉन्ड तो वीक ही बनाएगा, इसके लिए इतनी मेहनत क्यों करनी, तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाएगा, उसको पेयरिंग नहीं करने देगा। जनरली इलेक्ट्रॉन्स डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब क्योंकि ऑब्वियसली ये जो है ये पेयरिंग करते हैं, और जब पेयरिंग होती है तो पेयरिंग से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो जाते हैं, इसीलिए ये डायामैग्नेटिक की कैटेगरी में चला जाता है। लेकिन वहां पर है कि वो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जनरली फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर देता है तो जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं स्पिन लो हो जाना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जबकि वहां ऐसा नहीं है, वो मतलब सारी कहानी उसी से चल रही है, ये पेयर नहीं कर सकते तो अनपेयर्ड जितने हैं उतने रह जाएंगे, कम नहीं होंगे, जितने हैं उतने अनपेयर्ड रह जाएंगे, तो फिर स्पिन भी क्या हो जाएगी, स्पिन भी हाई ही रहेगी, जितनी पहले थी उतनी रहेगी। जनरली फॉर्म इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अगर ये अंदर के डी यूज कर लेंगे तो फिर इनर डी ऑर्बिटल्स ही बनाएंगे। अगर ये अंदर का डी यूज कर देंगे तो क्या बनाएंगे बेटा, इनर डी ऑर्बिटल्स ही बनाएंगे। और अगर ये अंदर का डी यूज नहीं करेंगे, अब जब ये पेयरिंग नहीं कर पाएंगे तो हो सकता हो कई बार कि ये अंदर का डी यूज ना कर पाए, तो ये क्या कराएंगे, ज्यादातर बाहर के ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अब इनमें जो लिखे हुए ये शब्द है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही नहीं लिखे गए हैं। और वो शब्द कौन से हैं, जनरली, मतलब ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही डायामैग्नेटिक बनाए और वो हमेशा पैरामैग्नेटिक बनाए। यहां सब जगह अगर मैं ऑलवेज 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 लिख लूं, दीज ऑल स्टेटमेंट्स विल बी रॉन्ग। दैट मीन्स है चांसेस इनके ज्यादा है कि अगर पैरामैग्नेटिज्म है या इनर बना रहा है या डायामैग्नेटिज्म है, तो वो अकॉर्डिंगली हम चीजों को सीखेंगे। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो हमें चीजें और क्लियर हो जाएगी। पहला एग्जाम्पल करते हैं, K4FeCN6, 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 पहला एग्जाम्पल करते हैं। एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है जिससे ये पता लगता है कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ऑल्दो हमें अभी नीड नहीं है, फिर भी मैं दे देता हूं। अगर आप इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को भी देखोगे, ओवरऑल तो ये भी डोनेशन स्ट्रेंथ पर ही है कि इनमें देखो आप कार्बन डोनर हैं, और इससे पीछे अगर आप जाओगे तो यहां तक अगर आप देखोगे तो लगभग यहां तक जो है वो नाइट्रोजन डोनर है। सिर्फ डोनेशन स्ट्रेंथ से नहीं है ये डिसाइडेड, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं ये, है ना, वैल्यू बेस्ड है, इससे तय होता है। फिर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे ऑक्सीजन डोनर्स हैं, ये देखो, और अगर आप यहां देखोगे तो हेलोजन एंड सल्फाइड है। यहां पे अगर आप देखोगे तो इस जगह पे आपके हेलोजन्स एंड सल्फर पीछे आ रहे हैं। तो ओवरऑल तो ये डोनेशन स्ट्रेंथ वही है जो हम देख रहे हैं, बस एक सल्फर है वो हेलोजन के बीच में फंसा है। ऑल्दो हमें अभी जरूरत इतनी नहीं है, बट बाद में उसको आप याद जरूर कर लेना, बाद में तो बहुत काम आने वाली है वो स्ट्रॉन्ग कौन वीक कौन। साइनाइड आयन है पहली चीज। अब हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी वो सुन लो। हमें जरूरत पड़ने वाली है मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर की, मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूं। तो आपके लिए मैं जुगाड़ बना लेता हूं एक, है ना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। MDJ फॉर M2+D कॉन्फ़िगरेशन। Actually, in M2+ oxidation state, all metals of D follow DN system, मतलब कोई एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। अगर n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है,
तो कोई भी m ले लो वो DN सिस्टम ही दिखाएगा। मतलब लेट्स एग्जांपल के तौर पे स्कैंडियम है, अगर वो +2 है, टाइटेनियम है वो अगर +2 है, वेनेडियम +2, क्रोमियम +2 है ना, मैग्नीज +2, आयरन +2, कोबाल्ट +2 है ना, निकल +2, कॉपर +2 और जिंक +2। तो अगर आप देखोगे तो इन सब का DN सिस्टम ही फॉलो होगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनमें, नहीं, अगर आप इससे नीचे जाते हो, है ना, ये 3D सीरीज है, इससे नीचे जाओगे तो कौन आएगा, इससे नीचे जाओगे तो कौन आएगा, स्कैंडियम के नीचे कौन आएगा, ये ट्रियम +2, लेंथेनम +2, ये आएगा। इसके नीचे कौन आएगा, यही, इस तरह से चलते रहेंगे, है ना। तो आप अगर 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, है ना, देखते जाओगे तो कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये सब फॉलो कौन सा करेंगे, DN सिस्टम करेंगे। मतलब +2 में, है ना, M2+ में ये DN सिस्टम होगा। और n की वैल्यू कितनी है वो ऊपर देख लो, सीरीज है, सीरीज का मतलब 1 2 3 4 5 है, यानी कि ये आपका D1 ही मिलेगा आपको, ये आपको D2 ही मिलेगा, ये आपको D3 ही मिलेगा, ये आपको D4 ही मिलेगा, ये आपको D5 ही मिलेगा, +2 में ये D6 मिलेगा, +2 में ये D7 मिलेगा, +2 में ये D8 मिलेगा, ये D9 मिलेगा और ये D10 मिलेगा। कोई एक्सेप्शन नहीं होता +2 में। +2 में D में इलेक्ट्रॉन लगातार इंक्रीज होते हैं। जैसे आप क्रोमियम की बात करते हो तो क्रोमियम है तो D4 होना चाहिए था, लेकिन आप एक्चुअल में जब क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो आपको पता है कि 3D5 4s1 होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन इधर कूद जाता है। तो फिर आप क्रोमियम +1 निकालोगे तो आप सोचोगे अच्छा 3D5 4s0 हो जाएगा। फिर आप क्रोमियम +2 हो जाओगे तो आप बोलोगे अच्छा 3D4 4s0 हो जाएगा। तो ये देखो +2 में एक्चुअल में ये जो होना चाहिए था वही है, +2 में ये 4 नंबर में होना चाहिए, ये उतना ही है। सो M+2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑल मेटल्स ऑफ D ब्लॉक, है ना, फॉलो DN सिस्टम। मतलब कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं, वो NCERT की लाइन है, फॉलो DN सिस्टम, है ना, DN सिस्टम फॉलो करते हैं। बहुत बढ़िया भाई, ऐसा है तो फिर हमारा तो बहुत समय बच जाएगा, क्योंकि किसी का +1 से +2 फिर +2 से +3 निकालेंगे तो हमारा तो 2 स्टेप बचा लिए सर आपने, बिल्कुल समय बचाने वाली बात है। जैसे ही आप यहां पे निकालोगे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2। अब आयरन आपने +2 देखा और काउंट किया, छठे नंबर पे आता है, मतलब ये D6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3D6 4s0, राइट, 4s0। और क्योंकि इनके पास 4p भी खाली होगा और 4d भी खाली होगा, ये तो 0 ही रहते हैं, पड़े रख दो, जरूरत पड़ेगी तो काम में लेंगे, नहीं तो देखेंगे। p की तो जरूरत वैसे पड़ेगी ही। अब आपको क्या करना है, 3D6 डब्बे बनाने, ऐसे 3D6 आपको डब्बे बनाने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आपको भरने, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन आपको भरने, 1 2 3 4 5 6। फिर 4s आपका खाली पड़ा है, 4p आपका खाली पड़ा है। 4d में नहीं बना रहा हूं, ठीक है, मैंने लिख दिया, जरूरत पड़ेगी तो बना दूंगा। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आपका 6 है, यानी कि ऑक्टाहेड्रल बनेगा। और ऑक्टाहेड्रल जो है वो 2 तरह का होता है, एक तो D2sp3 होता है और एक sp3d2 होता है। अभी देखेंगे कौन सा निकलेगा इसमें, क्योंकि साइनाइड आयन जो है वो कार्बन डोनर है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में आएगा। तो यस, इट पेयरिंग जो है वो करवा सकता है। और अगर हमें पेयरिंग से डब्बा खाली मिल जाए तो क्या होने वाला है, अगर मैं इसमें पेयरिंग करवा दूं तो पेयरिंग होने के बाद ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। पेयरिंग करने के बाद इसमें हंट्स रूल फॉलो नहीं हुआ, यानी कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो हंट्स रूल वायलेट हो जाता है। जब इस तरह से आप पेयरिंग कराते हो, फोर्स पेयरिंग कराते हो, तो हंट्स रूल वायलेट हो जाता है। ये 3 डब्बे हैं ही सही। अब क्या होगा, इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन होगा, मतलब ये तीनों इस तरह से मिलेंगे। हमें 6 डब्बे चाहिए क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये 6 के 6 डब्बे इस तरह से मिलेंगे। और यहां हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या, और हाइब्रिडाइजेशन होगा तो किस किस का होगा, 2D 1s 3p होगा। और ये सब एक साथ आ जाएंगे, कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 हो गए 6 डब्बे। और फिर साइनाइड आयंस को बोला जाएगा कि
तुम अपना लोन पेयर जो है वो इधर रख दो। तो यहां पे 6d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इस वजह से अब इसके बारे में क्या क्या समझ सकते हो, है ना, इसके बारे में क्या क्या लिख सकते हो, इस कॉम्प्लेक्स के बारे में क्या लिख सकते हो, क्या ये ऑक्टाहेड्रल है, यस, क्या ये d2sp3 है, यस, क्या ये इनर कॉम्प्लेक्स है, यस। भाई यहाँ तो पेयरिंग होने, यहाँ तो मतलब अनपेड आने से रहा, इन डब्बों में तो लोन पेयर रखे जाएंगे तो अनपेड नहीं है। जो तुम्हें अनपेड दिखेंगे वो अगर यहाँ बचते हैं तो दिखेंगे। कॉम्प्लेक्स के अंदर आयरन +2 फ्री स्टेट में पूछे तो 4 अनपेड है, 1 2 3 4, लेकिन कॉम्प्लेक्स में जब ये वाला कॉम्प्लेक्स बना तो साइनाइड ने इन चारों को पेयरिंग करवा दिया। पेयरिंग करवाने के बाद इसमें कोई अनपेड नहीं बचा, इसमें कोई अनपेड नहीं बचा, इसका मतलब है ये डायामैग्नेटिक हो गया बेटा, और इसे बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये सारी बातें इसके बारे में अलग अलग चीजें से पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाए इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0, क्योंकि डायमैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मोमेंट किस बात का। हाँ, आयरन +2 का पूछे फ्री स्टेट में आयन तो फिर वो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, फिर आप यहां से आंसर दे दो, वो तो ऐसा होता है, वो तो कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से इसमें फोर्सफुल पेयरिंग हुई है। वहीं पे अगर मैं इसी चीज को आयरन के एक कॉम्प्लेक्स और लेता हूं और आपको बताता हूं कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का +3 निकलेगा, +2 में 3d6 होता है, तो एक और कम कर दो, आयरन जो है वो +2 में कितना होता है? 3d6, तो +3 में कितना हो जाएगा? एक और कम कर दो, हमारी तो स्टेप बची गई, 5 कर दो। 2 का निकालना आता है, 3 में एक और कम कर दो, तो डी में से ही कम होगा, वो डी में से ही कम होगा, तो हम क्या लिखेंगे इसको? 3d5, 4s0, 4p0, 4d भी 0। अब जरा ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर तो अभी भी 6 ही है, बनेगा तो ये भी ऑक्टाहेड्रल, बनेगा तो ये भी ऑक्टाहेड्रल, लेकिन जो फ्लोराइड है वो वीक लिगेंड है, तो यहां पेयरिंग नहीं होगी, यहां पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, तो ये ऐसे के ऐसे रहेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 3d5 ऐसा ही रहेगा, 4s ऐसा रहेगा, 4p भी ऐसा रहेगा, और 4d से हमें बाहर से 2 डब्बे लेने पड़ेंगे। मतलब अब जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो ऐसा होगा, और इस तरह से 5 डब्बे बनेंगे, 6 डब्बे बनेंगे। इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और यहां जाएंगे कौन से आपके पास? फ्लोरीन, 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 F-, 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 करेक्ट। ठीक है भाई, तो इसको क्या बोलेंगे? है तो ये भी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, लेकिन ये sp3d2 है, ये आउटर है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है, ये पैरामैग्नेटिक होगा, और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है जिसे हम बोलते हैं म्यू, वो होगा 5 पॉइंट समथिंग, जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है उतना पॉइंट समथिंग होता है ना, जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है उतना पॉइंट समथिंग होता है। मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो ऐसे निकालते हैं, √n+2, तो अगर आप यहाँ पे 5 लिखते हैं और 5 + 2 लिखते हैं तो ये √35 आएगा, जिसकी वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग आएगी। तो सिंपल है, जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन आप रखते हो ना उतना पॉइंट समथिंग ही आता है वो, अगर आप ओवरऑल फॉर्मूला में भी वैल्यू रखोगे तो। ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, और ये आउटर डी कॉम्प्लेक्स। सही भाई, समझ आया? क्या इसने फोर्सफुली पेयरिंग करवाई? नहीं। क्या इसमें हंट्स रूल वायलेट हुआ? नहीं। इसका मतलब है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड जो है, ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं CMI के, अब ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पड़े होते हैं? इनर डी में पड़े होते हैं। नॉन बॉन्डिंग कहाँ पड़े होते हैं बेटा? इनर डी में। ये देखो,
क्या इन इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया? नहीं। अरे मेटल का इलेक्ट्रॉन क्यों करेगा, वो तो खाली डब्बे प्रोवाइड करा रहा है। सो दीज आर द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन क्या इन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ने अपना कुछ भी चेंज किया? यहाँ पे नहीं किया, इनको छेड़ा ही नहीं। तो ये हंट्स रूल को फॉलो करते हुए ही भरे हुए हैं। क्या यहां पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को छेड़ा गया? यस, यहां हंट्स रूल को खत्म किया गया। अगेंस्ट द हंट्स रूल के अगेंस्ट जाके इसने 2 डब्बे खाली करवाए हैं क्योंकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग था। क्या बोला मैंने? हंट्स रूल के अगेंस्ट जाके इसने कितने डब्बे खाली करवाए हैं? 2 डब्बे अंदर के खाली करवाए हैं। सामने वाले को 2 की जरूरत थी, इसके पास भी इतनी व्यवस्था थी कि ये 2 करवा देता है। तो ये जो बातें लिखी हुई है, कल को अगर आ जाए आपके पास तो पहली चीज तो ये लिख देना, ये अकॉर्डिंग टू वीबीटी है। वीबीटी के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट सही है। कहता है ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अगर अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल के हिसाब से अरेंज्ड रहते हैं, है ना, जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग नहीं वीक लिगेंड से बनता है, तो जब वीक लिगेंड से बनता है तो उन इलेक्ट्रॉन्स को नहीं छेड़ा जाता, है ना। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल व्हेन द कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड बाय द वीक लिगेंड्स लाइक H2OF माइनस क्लोराइड एंड एटसेट्रा। बट व्हेन लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग लाइक अमोनिया, साइनाइड, CO, these electrons are rearranged। बोले इन इलेक्ट्रॉन्स को रीअरेंज किया जाएगा, और वो भी हंट्स रूल के अगेंस्ट। क्यों? ताकि वो कुछ सर्टेन d ऑर्बिटल्स वैकेट कर पाए। वैकेट करने का मतलब वही खाली कर पाए, है ना, टू पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। अंदर के उन 2 डब्बों को, या जितना वो डिमांड करता है, अंदर के उन ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करवाने के लिए हंट्स रूल के अगेंस्ट जाके वो उन्हें क्या करता है? पार्टिसिपेट करवाता है। ये हमने दोनों बातें दोनों एग्जाम्पल्स में देखी और हमें समझ में भी आई। दोनों एग्जाम्पल में, जैसे यहां पर हंट्स रूल के अगेंस्ट जाके उसने अंदर से डब्बा खाली किया, यहां वो हंट्स रूल के अगेंस्ट नहीं गया बिकॉज द वीक लिगेंड था, तो उसका वो वही रहा, जो सेटअप है वही, कोई चेंज नहीं हुआ। इसीलिए हमने इसको 5 के 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाए भी, इसे पैरामैग्नेटिक भी बोला, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट 5 पॉइंट समथिंग भी आया। सर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 हो तो क्या किया जाए? बहुत आसान है। यहां पर सबसे पहली नज़र देखने वाली चीज़ तो ये है कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 कहानी बनती है, DSP2 भी बन सकता है और SP3 भी बन सकता है। अच्छी बात यह है कि इनकी ज्योमेट्री अलग होती है। जिस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो ज्योमेट्री सेम रहती है। हाइब्रिडाइजेशन चाहे D2sp3 हो चाहे sp3d2 हो, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रली रहती है। यहां ऐसा नहीं है, यहां हाइब्रिडाइजेशन बदलते ही ज्योमेट्री बदल जाएगी। है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही, लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन DSP2 है तो वो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, जो कि तो हम पहले से जानते हैं कि वो टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो यहां हाइब्रिडाइजेशन बदलने के साथ ज्योमेट्री भी बदल जाती है। और ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। अब अंदर से एक डब्बा मिल जाता है तो हमारा स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। अगर पेयरिंग होके एक डब्बा मिल जाता है और नहीं मिलता है तो हम बाहर का यूज करेंगे, तो फिर हम उसे sp3 बोलेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं Ni इसमें जो है बेटा वो +2 में आया है। +2 का मतलब ये 3D 8 होता है, 4s 0 होता है और 4p 0 होता है। D की नीड तो इसमें बाहर पड़ती नहीं है, तो किसी में ही नहीं है ना बाहर वाला D, तो नीड ही नहीं है तो नहीं लिखेंगे। होता है 4D खाली पर नीड नहीं है। हमने यहाँ पे 3D 8 बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर हमने एक 4s बनाया, फिर हमने 4p बनाया, बना दिया। लो भाई, उसके बाद हमने ये देखा कि साइनाइड आयन जो है वो तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्या वो पेयरिंग करवा सकता है? यस। और हमें D इस बार 2 नहीं चाहिए, हमें 2 डब्बे नहीं चाहिए, हमें तो एक ही डब्बा चाहिए। अगर हमें ये सेटअप उठाना है जो कि साइनाइड आयन उठवा सकता है, बिकॉज साइनाइड आयन कह रहा है मैं पेयरिंग करवा सकता हूं। अगर हमें यहां पर पेयरिंग से एक डब्बा मिल जाए, क्योंकि 2 की नीड नहीं है, 2 की नीड तब होती है जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो यहां हमें 2 डब्बे चाहिए होते हैं इधर से, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमें इसमें तो चाहिए ही नहीं। अगर नहीं हो पाता तो हम आगे से sp3 कर लेते, लेकिन अब साइनाइड आयन है तो ये कह रहा है कि रुको रुको रुको, मैं पेयरिंग करवा सकता हूं। तो इसने Ni+2 को बोला कि देख भाई मेरे को एक ही डब्बा चाहिए, तू पेयरिंग करवा दे। तो इसने कहा ठीक है, इसने पेयरिंग करवा दी।
इसने पेयरिंग करवाई तो ये कुछ ऐसा हो गया, वो जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो अगेंस्ट द हंट रूल जाके एक डब्बा इन्होंने खाली कर लिया और इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ, अंदर से एक डब्बा आया, बाहर से एक S और बाहर के 2 P जो हैं वो बन गए। डब्बे अभी भी 4 बनेंगे, लेकिन चारों जो हैं वो 4dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा dsp2, इसको बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर। इनर आउटर इनके लिए यूज नहीं होता, पूछो क्यों? वो अपने आप में इनर ही है, क्योंकि अगर इधर भी डी होता और इधर भी हाइब्रिडाइजेशन ऐसा होता जिसमें डी होता तो अंदर बाहर का कंपैरिजन करने में मजा आता, जैसे dsp3 sp3d, d2 sp3 sp3 d2। तो यहां बोलने में सही लगता है कि अंदर का कौन बाहर का कौन। अब ये चीज अंदर बाहर पूछने वाली बात ही नहीं बची, वो कह रहा है मेरे पास तो एक ही ऑप्शन है जिसमें डी है, तो ये तो बाय डिफॉल्ट अंदर का ही है, बाय डिफॉल्ट बाहर का ही है। सो डी है, इसके लिए स्क्वायर प्लेनर बोलो, dsp2 बोलो। हाँ, इस कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गए तो ये डायामैग्नेटिक हो गया, ये बोल सकते हो, ठीक है। और साइनाइड आयन यहां 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 अपने लोन पेयर रख देंगे, एक साइनाइड आयन, दूसरा साइनाइड आयन, तीसरा साइनाइड आयन और चौथा साइनाइड आयन, ऐसे होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमने देखा ये वाला स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना, ये मोस्ट रिपीटेड कॉम्प्लेक्स जो कि आज दिन तक PYQs में पूछा गया है, एक ये है और इसके बाद एक और आएगा, वो थोड़ा स्पेशल केस है, वो भी मैं बताऊंगा। मोस्ट रिपीटेड केस है, वापस बोलो क्या? मोस्ट रिपीटेड केस, सही बेटे। तो अगला एग्जांपल देखते हैं जिसमें Ni+2 में ही होगा लेकिन वीक लिगेंड के कारण पेयरिंग नहीं हो पाएगी। ये रहा, जैसे इसमें भी अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे तो 4 ही है, मतलब चांस वही है कि या तो dsp2 बनेगा या sp3 बनेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे क्लोराइड आयन जो है ये वीक लिगेंड है, तो यहां पेयरिंग नहीं हो सकती। अगर यहां पेयरिंग नहीं हो सकती तो ये आएगा आपका, पहली चीज Ni कहां है? +2 में ही है। Ni कहां है? +2 में ही है। 3d 8 ही है, 4s 0 ही है, 4p 0 ही है और 4d भी 0 ही है, जिसकी जरूरत नहीं है। ये ऐसे के ऐसे रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन 2, ये खाली है, ये खाली है। यहां से हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, नो पेयरिंग, यहां से हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, है ना, टेट्राहेड्रल। अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 यानी कि पैरामैग्नेटिक, है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और आउटर इनर लिख नहीं सकते ना, क्योंकि आउटर ही होता है ये, तो बस इतना ही है। अब मान लो सर कहीं पे S खाली नहीं हो, तो अब आपने एक चीज नोट करी, S का होना बहुत जरूरी है, बिना S के कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता, बिना S ऑर्बिटल के कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता, बिकॉज S जो होता है वो एंगल की दुकान होता है। S जो होता है वो एंगल प्रोवाइड कराता है, और जब एंगल प्रोवाइड कराता है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को डिफरेंट एंगल्स पे ओरिएंटेशन के लिए S की जरूरत पड़ती है। तो S ऑर्बिटल्स, S की मिक्सिंग मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी मिक्सिंग है, बिना उसके मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो Ni जो है वो 0 स्टेट में है, यानी कि जो 3d 8 है और 4s2 पूरा है, 4p 0। अब इसको वैकेंट करने के लिए क्या करना होता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होते हैं टू 3d, तो ये क्या बन जाएगा, ये 3d 10 बन जाएगा, ठीक है। 4s फिर 0 हो जाएगा और 4p 0 हो जाएगा। अब 3d 10 का मतलब तो पेटी पैक चीज हो गई, पेटी पैक, सील पैक, है ना, मतलब कोई चांस ही नहीं है स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए वीक लिगेंड आए, फर्क नहीं पड़ता, अंदर जगह नहीं है। अब भले ही ये CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बट 3d 10 है तो पेयरिंग पॉसिबल ही नहीं है, है ना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पेयर्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन्स मतलब वैकेंट हो ही नहीं सकते ना, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है वैकेंट होने की। तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग होते हुए भी बाहर का ही यूज करेगा, यानी कि sp3 ही होगा, टेट्राहेड्रल ही होगा। हाँ ये है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो डायामैग्नेटिक हो जाएगा,
और ये है वो दूसरा कॉम्प्लेक्स जो मोस्ट रिपीटेड है। पहला कॉम्प्लेक्स कौन सा था? ये वाला। ये 1, 2 और 3 ये कॉम्बिनेशंस में ही पूछे जाते हैं। हमेशा इन तीनों को कॉम्बिनेशंस में ही पूछा जाता है कि NiCN4, NiCl4 2- और NiCO4 हमेशा इस कॉम्बिनेशन में ही पूछा जाता है। ठीक है बेटा, चलें आगे। आइए FeCO5 ये देखते हैं, ये भी देख लेते हैं। FeCO5 में भी आयरन जो है वो 0 में हो गया, यानी कि 3d6 4s2 होता और 4p 0 और 4d भी 0 होगा। ये दो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ये 3d8 बन जाएगा। 4s हमें खाली करना होता है इसलिए हमने ऐसा किया, और 4d भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं तो ये 3d8 मुझे ऐसा दिखेगा, 1 2 3 4 है ना, 5 हो गए, 1 2 3 4 ये हो गया। अब यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा? 5 है। 5 कोऑर्डिनेशन में या तो DsP3 बनता है या sp3d बनता है। ठीक है, अभी देखते हैं कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। क्या यहां पे पेयरिंग हो सकती है? यस। क्यों? क्योंकि CO जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो यहां पे पेयरिंग हो सकती है, तो फिर यहां पेयरिंग भी हो गई। और 5 कोऑर्डिनेशन में भी हमको एक ही D की जरूरत पड़ती है अंदर, तो हमने यहां पेयरिंग करवा दी। अब हमारे पास एक D अंदर से मिल गया और हमें इसको बोल दिया DsP3, एक D एक S 3P DsP3, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल हो गया। अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया। वैसे मैं बता दूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के एकमात्र कुछ कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, ये एकमात्र कॉम्प्लेक्स है जो कोऑर्डिनेशन 5 का है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का कॉम्प्लेक्स है। आपको तो याद ही होगा कि हमने FeCO5 की स्ट्रक्चर भी पढ़ी थी EAN पढ़ते टाइम, ये ऐसा था। EAN रूल में हमने पढ़ा था FeCO5, याद है? तो ये ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होता है बेटा, पेयरिंग हो जाती है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, डायामैग्नेटिक होगा, DsP3 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। करेक्ट है ना? तो ये भी एक यूनिक चीज थी, तो मैंने करवा दिया आपको। आइए अब बात करते हैं कि हम VBT के ड्रॉबैक्स देख लेते हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट CFT, बिकॉज बाकी की चीजें मैं CFT में बताऊंगा, है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए हम CFT यूज करेंगे, तो हम एग्जाम्पल CFT को यूज करते हुए ही करेंगे। मतलब इसकी जो नेक्स्ट थियरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारा आंसर जल्दी आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा बेटा? जल्दी आएगा। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए भले ही आप VBT लगा लेना, मतलब ये जो स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल को आपको देखना है, या ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 देखना है स्पेशली, क्योंकि 5 के लिए तो CFT बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे हम। तो 5 के लिए जो 5 का तो एक आध एग्जाम्पल है वो मैंने VBT में करवा दिया, अभी लास्ट में FeCO5। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए VBT लगानी है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए CFT पढ़ाने के बाद मैं बोलूंगा CFT लगा लो, इसीलिए मैं VBT के बाद एग्जाम्पल करवा ही नहीं रहा। VBT मैंने समझा दी, ऑक्टाहेड्रल के आंसर्स VBT भी दे देगा, ऑक्टाहेड्रल के आंसर्स CFT भी दे देगा। CFT ऑक्टाहेड्रल में आंसर जल्दी देता है, इसीलिए हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए CFT यूज करेंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि हमें VBT नहीं आती, हम VBT सीख चुके हैं, हमें VBT आती है। तो ड्रॉबैक्स ऑफ VBT, और मैंने CFT की कुछ चीजों को VBT में, है ना, मिक्स करके आपको पढ़ा दिया है, दैट्स वाई आपके लिए वो चीज ज्यादा बेनिफिशियल हो चुकी है। सो VBT कैन नॉट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक बिहेवियर प्रॉपरली। ये डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बता सकता है, बट ये नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बताता। तो आप बोलोगे सर हमने तो निकाल लिया, तो मैंने कहा वो तो मेरे पढ़ाने का तरीका है कि हमने निकाल लिया, तो हमने तो वो चीजें कर ली, हम VBT से भी कर सकते हैं। लेकिन NCERT की लाइंस है ये। अब NCERT में जैसा जैसा लिखा हुआ है वैसा वैसा एक बार रीडिंग लगा लो, क्योंकि कई बार सीधा सवाल ही ये आता है कि इनमें से कौन VBT की ड्रॉबैक नहीं है या VBT का लिमिटेशन नहीं है। अब इसलिए फिर वो दिक्कत आती है। हाँ,
कलर वाली बात मैं मानता हूं, जिसकी वजह से CFT है वो हमें अभी तक नहीं पता। एंड VBT एक्चुअली कैन नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। VBT कैन नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, जबकि हमें पता है कि हमने हाई स्पिन लो स्पिन को भी समझ लिया है कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है, पेयरिंग करता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को घटाता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को घटाने से उसे हम उसको लो स्पिन कहते हैं और बाकियों को हम हाई स्पिन कहते हैं। तो ये बात हमने तो कर ली। इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर्स ऑफ 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। 4 में ये स्क्वायर प्लेनर होगा या टेट्राहेड्रल होगा, वहां पर ये एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं देता, लेकिन हाँ हमने जिस तरह से किया है हमें पता लग जाता है कि वो स्क्वायर प्लेनर है या टेट्राहेड्रल है, वो चीज़ भी हमने कर ली। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जबकि हमने वीक और स्ट्रॉन्ग में, है ना, डिस्टिंग्विश कर दिया। वो जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो असल में CFT के अंदर होती है, लेकिन मैंने आपको पहले ही वो ये प्रोवाइड करा दी। कौन सी वाली? ये जो आप देख रहे हो ना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये CFT में आती है ये चीज़, है ना, वहाँ से ये ऑर्डर डिसाइड होता है। लेकिन ठीक है, हमने उसको पहले ही देख लिया, तो इनको लिमिटेशंस के हिसाब से ही देखें। इनको ऐसे ही समझें कि अगर इनमें से कोई लाइंस उठ के आती है कल को सवाल बन के, तो हमें कैसे करनी है। तो इन लिमिटेशंस को लिमिटेशंस के हिसाब से ही देखें और किसी तरीके से ना देखें। ठीक है भाई। फिर हम बात करेंगे, अब हम क्रिस्टल फील्ड थियरी की बात करेंगे। और क्रिस्टल फील्ड थियरी में सबसे पहली चीज़ आती है कि बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली बात ये कहता है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल पर बेस्ड है। कंसिडर मेटल आयन, मेटल जो केटायन होता है उसे Q+ मानता है ये, और लिगेंड को ये Q- मानता है, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मानता है ये मानता है Q1 Q2 अपॉन R²। ये कहता है मेटल और लिगेंड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मेटल लिगेंड मेटल के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण आ रहे हैं। मेटल लिगेंड के पास किस तरह से कारण आ रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण आ रहे हैं। तो ये कहता है कि जब आते हैं तो लिगेंड्स क्या लेके आते हैं? बोले इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं, है ना। लिगेंड्स क्या लेके आते हैं? इलेक्ट्रॉन्स लेके आते हैं। मेटल के अपने पास भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल में पॉजिटिव चार्ज है, मैं मानता हूं, वो तो उसको पास बुला रहा है, लेकिन क्या मेटल के इनर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन नहीं पड़े होते हैं? बिल्कुल पड़े होते हैं। कौन से इनर ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं? ये इनर ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं जो मेटल के होते हैं खुद के अंदर। ये इनर ऑर्बिटल्स होते हैं, ये इनर ऑर्बिटल्स, ये अपने खुद के जो उसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पहले से पड़े होते हैं। जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं इनर ऑर्बिटल्स में, उन इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रहा हूं कि जब लिगेंड आता है मेटल के पास तो मेटल के ऑर्बिटल्स में उसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रखे होते हैं। लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स, लिगेंड इलेक्ट्रॉन लेके आता है, तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स और मेटल के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करते हैं बेटा? रिपल्शन करते हैं। आपस में क्या करते हैं? रिपल्शन करते हैं। रिपल्शन करने से उन डी ऑर्बिटल्स की, जो इनर डी ऑर्बिटल्स होता है, उसकी एनर्जी क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती है। इनर डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती है। और वो इनर डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर तरीके से नहीं बढ़ती। अब 5 डब्बों की एनर्जी अगर बराबर तरीके से बढ़ती है ना, ये 5 डब्बे हैं, अगर इनकी एनर्जी बराबर तरीके से बढ़ती तो ये डी जनरेट ही रहते। ये देखो, इन पांचों लोगों को अभी 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए, सबके पास 5-5 रुपए हैं, और सबको 5-5 और दे दूं तो 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए हो जाएंगे। तो ये तो सबकी बराबर बढ़ गई। यानी कि पहले भी ये 5-5 रुपए रख के एक साथ एक जैसे थे, इन्हें बोलते हैं डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं बेटा इनको? डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। जिन ऑर्बिटल्स की आपस में एनर्जी क्या होती है? सेम होती है, उसे क्या बोला जाता है? डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। और इसे क्या बोला जाता है? इसे भी डी जनरेटेड बोला जाएगा। यानी कि अगर एनर्जी 5 डब्बों की बराबर बढ़े, 5 डब्बों की एनर्जी बराबर बढ़े तो डीजनरेसी लॉस्ट नहीं होती। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इंक्रीज इन डी इज अनसिमेट्रिकल विच कॉजेज स्प्लिटिंग इन डी ऑर्बिटल्स। ये ऐसा नहीं बढ़ता है, ये क्या करता है? टूट जाता है। जैसे मान लीजिए 3 नीचे आ गए, 2 ऊपर आ गए, कई जगहों पे 2 नीचे 3 ऊपर, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग। इसको क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग। टूट जाना। क्यों टूटे? क्योंकि यहां पर सबको फिर 5-5 रुपए नहीं मिले। किसी को 5 मिले, किसी के 5 के 10 हो गए, है ना, किसी के 5 के 7 ही हुए,
तो सबको बराबर नहीं मिले, एनर्जी बराबर तरीके से नहीं बढ़ती। क्यों? कि इंक्रीज इन एनर्जी इज अनसिमेट्रिकल, इंक्रीज इन एनर्जी ड्यू टू डिफरेंट orientation of d orbitals. dx स्क्वायर, वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, ये तो होते हैं एक्सियल, और dxy, dyz और dxz ये होते हैं नॉन एक्सियल। इसका मतलब है हमें d के ऑर्बिटल्स को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, हमें d के ऑर्बिटल्स को क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिक सी बात मैंने बता दी है, स्प्लिटिंग होती है। नेचर ऑफ स्प्लिटिंग इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ अटैक, कि अटैक कितना हो रहा है, टाइप ऑफ अटैक हो गया है ना, एंड नंबर ऑफ लिगेंड्स हो गया, उस पर भी डिपेंड करता है कि कितने लिगेंड्स अटैक करेंगे, उस पर भी डिपेंड करेगा, कितने लिगेंड्स आ रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। तो पहली चीज आपने यहाँ पे दो चीजें सीखी, सुन लो, वापस सुन लो। क्या ये कहता है? मेटल और लिगेंड, मेटल के पास लिगेंड आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ये तो हो गई पास आने की बात। लेकिन साथ के साथ जब पास आते हैं तो लिगेंड्स भी इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं और मेटल के पास भी अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं। ऐसा होने पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा। रिपल्शन अगर बराबर होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन रिपल्शन भी अनसिमेट्रिकल होगा, असिमेट्रिकल होगा। रिपल्शन असिमेट्रिकल इसलिए होगा क्योंकि जिन ऑर्बिटल्स के पास लिगेंड्स आ रहे हैं वो ऑर्बिटल्स खुद एक जैसे नहीं है, वो पांचों ऑर्बिटल्स का डिफरेंट ओरिएंटेशन है। कुछ ऑर्बिटल्स उसमें से एक्सिस पर हैं, कुछ ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पर हैं, कुछ ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के बीच में है। जैसे dxy है तो इसकी xy के बीच में एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसकी yz के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसकी xz के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसकी x और y पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसकी z पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब अगर एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज अलग अलग हैं, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज हैं, यानी लिगेंड किस डायरेक्शन से अटैक कर रहा है इस बात का बहुत फर्क पड़ने वाला है। और यही कारण है कि इनकी एनर्जी एक जैसी नहीं बढ़ती, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि लिगेंड्स इनके ऊपर एक साथ 5000 लिगेंड्स गिरा रहे हो तो पता ही नहीं चला कि कहाँ कौन आया। नहीं, नंबर ऑफ लिगेंड्स जो हैं वो कंफर्म्ड होते हैं कि 4 आ रहे हैं या 6 आ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल बनाना है, टेट्राहेड्रल बनाना है, तो नंबर ऑफ लिगेंड्स भी जो हैं वो पहले से फिक्स्ड होते हैं। नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने आएंगे उस पर भी डिपेंड करेगा। दूसरा, वो लिगेंड अटैक कहाँ से करेंगे, एक्सिस से करेंगे या एक्सिस के बीच से करेंगे। एक्सिस से करेंगे लिगेंड अटैक तो इनको रिपल्शन ज़्यादा मिलेगा क्योंकि ये एक्सिस वाले हैं। एक्सिस से नहीं करके एक्सिस के बीच से करेंगे तो इनको रिपल्शन ज़्यादा मिलेगा क्योंकि ये एक्सिस के बीच वाले हैं, तो इनसे ज़्यादा, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा टकराएंगी लिगेंड से, तो ज़्यादा रिपल्शन इन तीन को मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा था ये 3 नीचे ये 2 ऊपर, तो ये कई जगहों पे 2 नीचे 3 ऊपर भी होते हैं। तो दोनों बातें हैं, तो कम ज़्यादा तो हो जाएंगे, स्प्लिटिंग तो हो जाएगी क्योंकि डिफरेंट तरीके से। अब एक सवाल बच्चे के दिमाग में, क्या वीक लिगेंड आएंगे तब स्प्लिटिंग नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएंगे तभी स्प्लिटिंग होगी? आंसर है नो। वीक लिगेंड आए चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए, स्प्लिटिंग होगी। आगे जाके हम सीखेंगे कि अगर वीक लिगेंड आता है तो ये गैप कम होता है जिसे हम डेल्टा बोलते हैं, और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तो ये वाला गैप ज़्यादा हो जाता है, डेल्टा ज़्यादा हो जाता है। स्प्लिटिंग दोनों केसेस में होगी, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए चाहे वीक लिगेंड आए। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग ज़्यादा होता है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। व्हेन स्ट्रॉन्ग लिगेंड अप्रोचेस, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग लिगेंड ज़्यादा अट्रैक्शन के साथ आएंगे। अब पास ज़्यादा अट्रैक्शन के साथ आएंगे, ज़्यादा अट्रैक्शन के साथ आएंगे तो रिपल्शन भी उतना ही ज़्यादा करेंगे, है ना, रिपल्शन भी उतना ही ज़्यादा करेंगे क्योंकि साथ के साथ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी चलेगा ही। तो यहाँ पे याद रखना, स्प्लिटिंग अट्रैक्शन की वजह से नहीं होती है, अट्रैक्शन की वजह से लिगेंड्स पास आते हैं। स्प्लिटिंग उनमें रखे हुए इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शंस के कारण होती है। क्लियर भाई? तो क्यों ना हम इसको जो इसके चित्र वगैरह हैं ये हम देख लेते हैं, आइए चलिए। क्योंकि डी के ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन पढ़ना बहुत जरूरी है कि वो कैसे दिखते हैं। अगर हम डी के ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन देखें तो ये dx स्क्वायर वाई स्क्वायर हैं जो कि एक्स वाई एक्सिस पे होता है।
अब अगर इन एक्सिस को मैं एक क्यूब में उतारने की कोशिश करूं, है ना, इन एक्सिस को मैं एक क्यूब में उतारने की कोशिश करूं, है ना, क्यूब बनाते हैं, एक डायरेक्ट नहीं बनता है इसमें क्यूब, एक क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं, सही भी। ऐसा एक क्यूब बना लिया हमने। हमने ये एक क्यूब बनाया। क्यूब में क्या होता है मैं आपको सिखा देता हूं। आगे की दीवार, उसके पीछे की दीवार, ठीक है, आगे की दीवार, पीछे की दीवार, आगे पीछे ऊपर नीचे दीवारें गिना रहा हूं, 1 2 3 4 दीवारें हो गई, 4 तो 6 दीवारें होती हैं, इधर उधर, लेफ्ट राइट की दीवारें, ऊपर नीचे की दीवारें और आगे पीछे की दीवारें। कितनी दीवारें हो गई? 6 दीवारें हो गई, ठीक है। इन 6 की 6 दीवारों के बीच में से, 6 की 6 दीवारों के बीच में से हम एक्सिस निकाल दें, अगर हम क्या निकाल दें? एक्सिस निकाल दें। कैसे निकलेगा वो एक्सिस? सोच के देखो, यहाँ एक सेंटर पॉइंट लेना पड़ेगा, यहाँ एक सेंटर पॉइंट लेना पड़ेगा। मान लीजिए एक्सिस में वही लेता हूँ, डायग्राम में जो लिया हुआ है वही ज़्यादा आपको ठीक लगेगा। इसे मैं एक्स एक्सिस ले लेता हूँ क्योंकि इसने भी एक्स एक्सिस यहाँ लिया हुआ है, तो ईजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। इसने एक्स एक्सिस यहाँ लिया है, ठीक है, और इसने जेड एक्सिस ऊपर ले रखा है। इसने जेड एक्सिस क्या कर रखा है बेटा? ऊपर ले रखा है। तो ठीक है, हम भी जेड एक्सिस ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पे, यहाँ जाएगा हमारा जेड एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस हो गया, ठीक है, ये जेड एक्सिस है, करेक्ट। तो यही जेड एक्सिस का माइनस कोऑर्डिनेट नीचे भी होगा, इस एक्स का माइनस वाला इधर भी होगा। वाई किधर होगा? ये आगे की दीवार से निकलता हुआ वाई होगा, आगे की दीवार से यहाँ से बाहर आता हुआ वाई होगा। यहाँ से क्या होता होगा बेटा? यहाँ से बाहर आता हुआ क्या होगा? वाई होगा। ऐसा ही होगा, समझ पा रहे हो भाई? ऐसा ही होगा, और तो क्या होगा। तो जो तुम्हारा वाई एक्सिस है वो आगे और पीछे की दीवार के सेंटर से निकल रहा है, दीवार का सेंटर, ये वाला, इसे बोलते हैं फेस का सेंटर। ये क्या होता है? ये एक फेस है, इसे क्या बोलते हैं? फेस। इसे क्या बोलते हैं? फेस। और इसे बोलते हैं फेस सेंटर, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? फेस। और ये जो आपको दीवारें, इनके किनारे दिख रही, किनारे, इन किनारों को बोला जाता है एज। क्या बोला जाता है इनको? एज। तो एज का सेंटर कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा, वो एज का सेंटर होगा। तो हर किसी में तुम ये देखो कि फेस का सेंटर कहाँ है? दीवार के बीचों बीच। कितनी दीवारें हैं? 6। ये 3 हैं, तो इनके माइनस मिला के 6 हो जाएंगे, मतलब x इधर, तो x का मतलब है लेफ्ट राइट की दीवार। हमने x इधर माना है, आप x ऐसे मान सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। z हमने यहाँ माना है, तो z यहाँ है, तो यहाँ से नीचे, ठीक है, पूरा इसके सेंटर से जाएगा, इसके सेंटर से निकलता हुआ इसके सेंटर से चला जाएगा, इसके सेंटर से निकलता हुआ इसके सेंटर से चला जाएगा, और आगे से इसके सेंटर से जाता हुआ पीछे के सेंटर पे चला जाएगा। देख पा रहे हो? वो पीछे निकल जाएगा वहां पे। ये कंडीशन है। और इन ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अब आप ध्यान से देखो, जेड स्क्वायर मतलब जेड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। वाई जेड का मतलब है ना तो ये वाई पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ना ये जेड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये वाई और जेड के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब वाई और जेड कहाँ है? वाई और जेड कहाँ है? वो सुनो, वाई और जेड कहाँ है? वाई यहाँ है, जेड यहाँ है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। जो भी वाई और जेड एक्सिस होगा उसके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। ये कहाँ है? ये एक्स और जेड के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। और ये कहाँ होगी? ये एक्स और वाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। मतलब इनकी लोब एक्स वाई के बीच में है और इनकी लोब एक्सिस पर ही है। इसकी लोब एक्स, ये देखो इसके एक्सिस, एक्स एक्सिस वहीं से निकाला है उसने, वाई एक्सिस भी लोब में से ही निकाला है उसने, जेड पर इस पर कुछ नहीं है। सही है। इन सबको अगर मैं एक क्यूब में रख दूं, इन सबको अगर मैं एक क्यूब में रख दूं, तो अगर मैं dx, उसी dx स्क्वायर वाई स्क्वायर को उठा के क्यूब में रखता हूं, तो x एक्सिस पर एक लोब आएगी, y एक्सिस पर एक लोब आएगी।
यानी कि एक लोब तो तुम्हारी इधर आएगी बाहर की दीवार में बीचों बीच, और मतलब आगे की दीवार पे बीचों बीच, और उसकी पीछे वाली लोब पीछे की दीवार पे जाएगी, वो देखो ये और ये। और अगर मैं इधर निकाल दूं ऐसे, एक्स एक्सिस ये है, तो एक लोब इसके दीवार की सेंटर पे होगी और एक लोब इस लेफ्ट वाली दीवार के सेंटर पे होगी, राइट में लेफ्ट में, ऐसा ही होगा। ठीक है, जेड एक्सिस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी? डीजेड स्क्वायर को अगर तुम क्यूब में उतार दो तो डीजेड स्क्वायर की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ऊपर यानी छत पे, इस दीवार पे बीचों बीच और नीचे वाली दीवार के बीचों बीच, ऐसे जाएगा। ये देखो दिख रहा है आपको? ठीक है, और इन तीनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी? दीवार के बीचों बीच होगी ही नहीं, दीवार के बीचों बीच इन्हीं की होगी। यानी फेस के सेंटर पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये दोनों रखते हैं। जो एक्सियल ऑर्बिटल हैं, अगर हम उसको क्यूब में रखते हैं, जो हमारे एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं उनको अगर हम क्यूब में रखते हैं तो वो फेस के सेंटर्स पर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाएंगे। जैसे जेड एक्सिस हैं तो जेड वाले फेस पर के सेंटर पर लोब लगेगी, इसके सेंटर पर लोब है, इसके सेंटर पर लोब है। एक्स वाई डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस के सेंटर पर लोब है, वाई एक्सिस के सेंटर पर लोब है। ये देखिए इधर उधर आगे पीछे के सेंटर और लेफ्ट राइट के सेंटर पे। लेकिन इनकी लोब्स फेस के सेंटर पर नहीं है, इसकी लोब एज के सेंटर्स पर है। अगर आप देखेंगे तो इन्होंने एज को पॉइंट आउट कर रखा है, मैं आपको लाल डॉट बना रहा हूं, आप ध्यान से देखो, इन्होंने एज को पॉइंट आउट कर रखा है, वो पीछे वाले पर है। वो एज के सेंटर पर आपको लोब्स टिकी हुई दिखेंगी, किसी भी एज के सेंटर पे आपको लोब्स टिकी हुई दिखेगी। देखो ये फेस के सेंटर पर है ही नहीं, यानी कि इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेस के सेंटर पर है ही नहीं। मतलब जब लिगेंड फेस के सेंटर से अटैक करेगा, जब लिगेंड्स फेस के सेंटर से अटैक करेगा, यानी कि एक्स वाई और जेड से अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि एक्सिस तो फेस के सेंटर पर है, एक्सिस तो फेस के सेंटर से निकल रहे हैं ना बेटा, और फेस के सेंटर पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये दो लेके बैठे हुए हैं। तो अगर लिगेंड्स एक्सिस से अटैक करता है, एक्सिस से अटैक करने का मतलब है क्या? अगर लिगेंड एक्सिस से अटैक करता है तो वो एक्स वाई जेड एक्सिस से अटैक करेगा। ये माइनस एक्स हो गया है ना, ये क्या हो गया? माइनस एक्स हो गया। यहां से ये क्या निकलेगा बेटा? ये निकलेगा आपका माइनस जेड निकलेगा। ये क्या निकलेगा? माइनस जेड निकलेगा। और पीछे की तरफ क्या निकलेगा? माइनस वाई जो है वो निकलेगा। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे एक्सिस फेस के सेंटर पर ही तो जा रहे हैं। अगर आप पीछे की तरफ जाते हैं तो ये सारे एक्सिस जो हैं ये फेस के सेंटर पे ही तो जा रहे हैं। और अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो हमने अगर इन सारे एक्सिस को ड्रॉ कर दिया तो एक ऑक्टाहेड्रल बन चुका है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो हमने इन सारे एक्सिस को अगर ड्रॉ कर लिया तो हमने एक ऑक्टाहेड्रल बना लिया है। ये ऑक्टाहेड्रल है, देखो। इसका मतलब हुआ कि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो लिगेंड्स इस तरह से अटैक करेंगे कि वो 6 लिगेंड ऐसे आएंगे, 1 लिगेंड, 2 लिगेंड, 3 लिगेंड, 4 लिगेंड, 5 लिगेंड, 6 लिगेंड। ये जहां जहां तुमने एक्सिस निकाल रखा है वहां वहां से लिगेंड अटैक करेगा। और अगर ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड ऐसे अटैक करेंगे एक्सिस से, तो एक्सिस तो फेस के सेंटर से निकल रहे हैं, हर दीवार के बीचों बीच से निकल रहे हैं, तो एक्सिस के बीचों बीच से सेंटर से अटैक करेंगे लिगेंड्स ऑक्टाहेड्रल में। तो ऑक्टाहेड्रल में जब अटैक बीचों बीच से होगा तो बताओ किससे सीधा टकराएंगे? वो इनसे सीधा टकराएंगे, इन दोनों से सीधा टकराएंगे। क्यों? क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स की दुकान वहीं लेके बैठे हुए हैं फेस के सेंटर पे। इनकी इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी फेस के सेंटर पर ही है, इसीलिए इनको रिपल्शन ज्यादा मिलेगा। जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो इन दोनों को रिपल्शन ज्यादा मिलता है और इनको कम मिलता है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, इट्स सिंपल कि आपके ऊपर ट्रक आ जाए या आपके बगल से बिल्कुल सटाती हुई ट्रक निकल जाए, घबराहट तो दोनों में होगी कि नहीं होगी? हाँ, लेकिन इनके तो साथ ज्यादा होगी ना बेटा, इनके साथ कम होगी। अब अगर फेस के सेंटर से, अब आप खुद सोचो, लिगेंड आ रहा है यहां से और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगल बगल में है, मतलब लिगेंड यहां से निकल रहा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां रखी हुई है।
तो उसको हल्का रिपल्शन तो देके जाएगा, ऑल्दो वो एकदम सीध में नहीं आ रहा है, सीध में ये आ रहे हैं। तो अटैक जब फेस के सेंटर से होता है तो एज के सेंटर पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखी हुई है उनको भी थोड़ा रिपल्शन मिलता है, लेकिन उतना नहीं मिलता जितना कि बिल्कुल, अरे भाई ये तो रास्ते में ही है, एग्जैक्ट जहां से लिगेंड अटैक कर रहा है वहीं पे सामने अपने इलेक्ट्रॉन लेके खड़े हैं, लो भाई सीधा टकराएंगे, फ्रंट कॉलिजन एकदम। तो इसीलिए इनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ती है ऑक्टाहेड्रल में और इनकी कम बढ़ती है। लेकिन टेट्राहेड्रल में ये उल्टा हो जाता है। टेट्राहेड्रल में जो लिगेंड अटैक करते हैं, कल चर्चा करेंगे हम इसकी डिटेल में, आज मैं सिर्फ आपको सुना के जा रहा हूं, थोड़ी थोड़ी तो सुन के ही फील हो जाएगी। टेट्राहेड्रल में लिगेंड अटैक ऐसे करते ही नहीं है। टेट्राहेड्रल में लिगेंड कहां से अटैक करते हैं मैं बताता हूं। टेट्राहेड्रल में लिगेंड अटैक करते हैं एज के कॉर्नर से। कहां से अटैक करते हैं? एज के कॉर्नर से, यहां से, फिर एक छोड़ के यहां से, फिर एक छोड़ के अगले से। मतलब लिगेंड्स जो अटैक करेंगे ना टेट्राहेड्रल में, वो फेस के सेंटर से नहीं आएंगे, एक्सिस से नहीं आएंगे। टेट्राहेड्रल में लिगेंड एज के कॉर्नर से अटैक करेंगे, और एज का जो कॉर्नर है ना बेटा, वो फेस के सेंटर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर x और यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर मैं y ले लूं तो y कम होता है x से। कल हम और चर्चा करेंगे इसकी। और ये तीनों अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज के सेंटर पर लेके बैठे होते हैं, ठीक है। और टेट्राहेड्रल में लिगेंड कोनों से अटैक कर लेता है। ये क्यूब के जो कॉर्नर्स दिख रहे हैं ना आपको, ऑल्टरनेट कॉर्नर से अटैक करता है। और जब वो कॉर्नर से अटैक करता है तो सीधा ना तो ये टकराते हैं, ना तो सीधा ये टकराते हैं, ना ही सीधा ये टकराते हैं, कोई सीधा नहीं टकराता टेट्राहेड्रल में। मगर फिर भी इनकी डिस्टेंस कम होती है। क्यों? क्योंकि एज के सेंटर से एज के कॉर्नर की डिस्टेंस कम होती है, और एज के सेंटर पे ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके बैठे होते हैं। इसीलिए इनको फिर भी रिपल्शन ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू दिस वन, बिकॉज एक्स तो आपका ज्यादा ही होगा। अब बात दूरी पे आ जाएगी। सीधा कोई नहीं टकराता टेट्राहेड्रल में, लेकिन फिर वो पूछा जाता है कि पास ज्यादा कौन है, तो पास ये वाले ज्यादा निकलते हैं। क्यों? क्योंकि अटैक अगर एज के कॉर्नर से हो रहा है तो एज का सेंटर ज्यादा पास होता है, इसीलिए उन्हें रिपल्शन ज्यादा मिलता है। तो फिर उस केस में ये 3 डब्बे ज्यादा एनर्जी पे हो जाते हैं और 2 डब्बे नीचे हो जाते हैं। वही मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि बहुत सी जगह ऐसा होगा जहां पे 3 ऊपर हो जाएंगे, 2 नीचे हो जाएंगे। ये ऑक्टाहेड्रल का केस है जिसमें 3 नीचे हो गए, 2 ऊपर है। टेट्राहेड्रल में इसका उल्टा हो जाएगा। ये सारी बातें हम कल जारी रखेंगे, मैं आपको अभी कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, आज के लिए इतना ही। कल हम एक नई एनर्जी के साथ, फ्रेश एनर्जी के साथ सारी चीज़ें सीखेंगे भी और क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आपको जस्ट एक ट्रेलर दिखाया है कि CFT की फील क्या होती है, और आई होप आपने CFT को हल्का सा फील किया होगा। आपने जिन बच्चों ने थोड़ी बहुत पहले पढ़ी हुई है, मैं आपको कल फिर फील कराऊंगा ऑक्टाहेड्रल में अटैक कहाँ से होता है, टेट्राहेड्रल में अटैक कहाँ से होता है। इन बातों से आपने थोड़ा फील किया होगा। कल हम उसी स्लाइड से वापस चर्चा जारी रखेंगे। किस स्लाइड से? ये जो हमने स्लाइड छोड़ी है उसी स्लाइड से चर्चा हम वापस जारी रखेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार।